जी। लेकिन श्रीमान उनका साफ साफ कहना है कि निर्दोष का घर तोड़े जा रहा आप मुझे बताइए ना किस निर्दोष का घर तोड़ा गया। मैं ये बात क्यों नहीं है अखिलेश यादव जी, वो अपनी फहरिस्त क्यों नहीं बताते हैं? आप बाहर चिल्लाएंगे, अखबार को चिल्लाएंगे, सदन में नहीं बोलेंगे। आप आइए सदन में साक्ष्य के साथ बोलिए ना, कहें ये निर्दोष है, इनके घर गिरा दिए गए। वो पीडीए की बात करते रहते हैं, कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अपने घरों में कहीं नहीं पीढ़ी लगा देते हैं, अपनी पार्टी में क्यों नहीं पीढ़ी लगा देते हैं? मतलब पीडीए की अपने घरों घर में सारा संगठन लेके बैठे रहेंगे, वहां पीढ़ी नहीं चलेगी। मतलब ये तो आपको नहीं लगता है कि अगर अपने संगठन में अपने घरों से निकल करके या अगर विस्तार की होता, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस दल को कार्यकर्ताओं का पार्टी बना रखा है, ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ठेला वाला एमएलए हो जाता है, घर में बर्तन बाजने वाली कैबिनेट मिनिस्टर हो जाती है, सब्जी बेचने वाला मऊ में एमएलए हो जाता है। तो ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मतलब पक्षवाद परिवारवाद ये आ गया ना। हाँ बिल्कुल आया, तो सपा जो उसी पे खड़ी रहेगी दूसरा क्या होगा? तो क्या आप जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं उन समस्याओं का निदान त्वरित करेंगे, उसके साथ साथ क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी में कौन से कदम उठाएंगे? इसके साथ साथ और भी मैं ये कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि आगामी विज़न क्या है क्षेत्र के प्रति आपके? सच है तो है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। नहीं, सत्य से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बाई वर्थ नेचर में बड़ी गाड़ियों से नेता चलता है तो आम जन जो होता है, गरीब आदमी, आपसे बात को कह लीजिए, छोड़ दीजिए, आपकी गाड़ी के पास तक नहीं आता है। ये बहुत बड़ी वो दूर से खड़ा होकर देखता है कि नेताजी जा रहे हैं, आपकी फॉर्च्यूनर पे हाथ नहीं रख सकता है। वो इस गैप को खत्म करने के लिए मैंने ये बस खरीदा है। 12, 13, 14 लोग परमानेंट उसमें बैठ जाते हैं। जिस गांव में जाता हूँ उसी गांव से लोगों को बैठा लेता है। मतलब ये छोटा बस है, वैन। हाँ वैन है। गमछा लगाया होता है। आप ऐसे सपा वाला गमछा सा मुझे लग रहा है लाल है इसमें लगा हुआ। सपा का गमछा है जो आजकल, ये बात सही है कि भारत के राजनीति में रंग बट गए, पशु पक्षी बट गए, जानवर बट गए, दिन रात भी बट गया है। और अखिलेश यादव जी भगवा गमछा थोड़ी लेंगे पहनेंगे, वो तो लाल टोपी पहनते हैं। थोड़ी अब उनका विषय है क्या पहनते हैं। खूनी पार्टी है, अयोध्या में गोली चलवा के सबको लाल कर दिया, इसलिए वो लाल पहनते हैं। आप वोट नहीं दे उसके भी एमएलए तो आप ही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश में भाषण देते हैं, जिस भी मंच पर जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं? 140 करोड़ हमारे देश के वासी, 140 करोड़ की बात करते हैं। कोई इसमें छट जाता है क्या? जय हिंद। आप देख रहे हैं अनुराग पॉइंट्स। आज हम लोग तमकुही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। गोरखपुर क्षेत्र प्रांत अंतर्गत तमकुही राज पड़ता है। यहाँ से प्रबल दावेदार और भावी उम्मीदवार हमारे बीच डॉक्टर विजय राय जी मौजूद हैं। जानेंगे इनके विज़न के बारे में, जानेंगे इनकी कार्यशैली के बारे में, जानेंगे इनकी व्यक्तित्व के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हमसे डायरेक्ट सवाल जवाब करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते अनुराग जी, आपको धन्यवाद, बहुत दूर से चल के आप यहाँ पे आए। सबसे पहले तो मेरे शो में आपका स्वागत है और मैं शुरुआत से जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगा आपका और साझा करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स तक कि आपकी जो स्कूलिंग लाइफ थी कैसी थी, आपकी शिक्षा दीक्षा आपने कैसे हासिल किया? देखिए, हम लोग तो कक्षा 2 तक तो नदी के किनारे जो हमारा जन्मभूमि है, जिसे रामपुर बरहन टोला खानगी उसको कहते हैं, वहाँ पे हमारा प्राइमरी स्कूल राजा साहब के कोठी में चलता था। राजा साहब मतलब? वहाँ एक राजा साहब थे जी। उनकी कोठी में चलता था। वहाँ से हम लोग कक्षा 2 तक पढ़े। फिर वहाँ जो 78 की जो बाढ़ थी वो बड़ा भयानक थी बाढ़ जो है। और उस बाढ़ में हम लोग रेस्क्यू किए गए। जैसे मेरा पूरा घर जो है वो फंसे हुए पानी में डूबा हुआ था। 12 फीट हाइट का घर जो है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो बाढ़ के त्रासदी थे। वो रेस्क्यू करके हम लोग तमकुही रोड जो है, तमकुही रोड से फिर तमकुही राज। तो चूँकि तमकुही राज में हम लोग का परिवार जो है 1965 से यहाँ पर व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन चूँकि हम वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़ रहे थे, पिताजी यहाँ थे, तो बाढ़ आने के बाद जो रेस्क्यू करके हम तमकुही राज आए। फिर कक्षा 3 से पढ़ाई हमारी जो है शिशु मंदिर में चालू हुई जो है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, तो बचपन की कुछ जानकारियाँ लेना चाहूँगा
क्योंकि ये पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट में हर तरह के सवाल होते हैं, रैंडम सवाल होते हैं। बचपन में आप शरारती भी थे, मतलब बदमाशी जो होता है ना, रोला जमाने वाला जो लड़के करते हैं। बचपन तो स्वाभाविक रूप से शरारती होता है। बिल्कुल। जो शरारती है वही बचपन है। अगर बचपन में शरारती ना हो तो मुझे लगता है बहुत चीज़ों का ज्ञान ही उसको नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज के समय में भी कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती हैं जिसमें आप एकदम एग्रेसिव होकर के किसी से भी वो हो जाता है, जैसे होता है कि हम नहीं, सच है तो है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। नहीं, तो उन सत्य से दिनों पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बाई बर्थ नेचर में, बाई बर्थ नेचर में। हालांकि मैं, कुछ लोग मुझको कहते हैं राजनीतिक जीवन में कि ये कमजोरी है, आदमी को समझौतावादी होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं हो पाता। तो बचपन में कभी डांट खाए हैं, पिताजी से मार खाए हैं? अब पढ़ाई के लिए तो वो हमेशा पढ़ती रहती है। मैं ये कह सकता हूँ कोई एक कि याद जो बताना चाहें? कोई एक बड़ी सी याद है कि मैं, हमारे इस पे पेट पे एक वो जले हुए टाइप का निशान है, गोल सा है। जब शिशु मंदिर में कक्षा 5 में पढ़ते थे तो एक दिन हम जो है विद्यालय नहीं गए। जी। तो शिशु मंदिर की एक परंपरा रही है कि जो बच्चा पढ़ने नहीं जाता था वो दूसरे दिन उस शाम को उसके जो आचार्य थे वो तो गार्जियन से आके मिलते थे कि आज आपका बच्चा पढ़ने नहीं गया। तो बचपन में एक परंपरा थी कि फादर्स कहते थे कि नहीं पढ़ने जाओ तो तुमको आग से दाग देंगे, आग से दागते आग से दाग देंगे। तो तो भयानक। हाँ, तो पिताजी जो है अगरबत्ती जलाए, अच्छा। हाँ, जो पूजा में अगरबत्ती लगता, लगे हमको खोजने कहाँ है। आचार्य जी आए तो मैं कमरे में छुप गया था कि मुलाकात ना हो। अंदर पिताजी पल्ला दाब के उसको खोले। पिताजी को भी नहीं लगा कि मतलब हमारा अगरबत्ती उसके पेट में मतलब उनके मारने की इच्छा नहीं थी, नहीं, डराने की। डराने की इच्छा जी। थी। तो संजोग से वो 3-4 अगरबत्ती जलाए हुए थे और वही मेरे पेट में सट गया। कपड़ा जलाते हुए जो है स्किन को भी उसने टच अच्छा, किया। उस वक्त तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं था। ऐसा क्यों फादर्स करती? पे कोई गुस्सा नहीं होती है। अच्छा ठीक है, जैसे अब आगे हाँ, बढ़ते हैं। और उसका स्पॉट आज भी बॉडी में है, तो जब भी देखता रहता हूँ पिताजी याद आता वो रहता एक बन गया, दाग बन है। गया, दाग बन गई जो जो मतलब एक यादगार के तौर पे यादगार आपको पल। रहता हो। अ, आगे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा से प्राप्त कर ली, आप जब बड़े हुए तो आप संघ की राजनीति में सक्रिय हुए, तो संघ से आपने क्या सीखा? देखिए, कल्चर तो संघ से ही मिला। और बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर का एजुकेशन ही जो है संघीय विचारधारा में है। और संघ में के सानिध्य में कक्षा 5 तक में आपको सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा। उसके बाद से पत्ते मोरी इंटर कॉलेज जस्ट बगल में है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन 17 साल तक जो है लगातार संघ की शाखा में जाना, संघ की शाखा लगाना, ये अपनी जिम्मेदारी थी। और यहीं पे बगल में आपका तमकुराज में ही वो शिव मंदिर है जिसके कैंपस में संघ की शाखा लगती थी। तो सुबह उठना और संघ में जाना, शाखा में जाना, उसमें अपने योगा और क्रियाओं करना, कुछ लेक्चर्स मतलब जो एक को डेली रूटीन सुनना, बनता था संघ वो में, रूटीन वो था। उनका वो एक अलग लाइफ में और आ जाता है जहाँ व्यक्ति एक नियमित हो जाता है। और जब भी आप एक विशेष विचारधारा में नियमित होंगे जी। सुबह से लेकर शाम तक, तो मुझे लगता है जो बैड विचारधारा है वो आपको पार्ट टाइम ही नहीं है कि हम उसके पास जाएं। तो जीवन में बेहतर विचारधारा में ही आपका समावेश चलता रहता है। तो संघ का सबसे बड़ा दायित्व तो मुझे लगता है कि ये है कि हमारे समय को खाली न छोड़े, कि हम दूसरी चीज़ की तरफ मूव करें। चलिए, ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो आप लगातार, आपके ही परिवार में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी रही है और आप पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्षेत्रीय लोकप्रियता आपने हासिल कैसे की? देखिए, ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई तो खेल खेल में हो गई। हाँ, खेल खेल में क्या? खेल खेल में हुई 2002 में मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना था और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने लगभग अपना प्रत्याशी बनाया कि नहीं आप लड़ो। हम आ गए सांत्वना लेके, लेकिन उसमें जब ब्लॉक प्रमुख बीडीसी वगैरह के वोट लेना पड़ता था उस समय जो है, तो चूँकि हमारा लोकल जो ब्लॉक है, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से मिलने गए तो संयोग से मेरे उस समय रिश्तेदारी थे। मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अरे यार छोड़ो, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, ये तुम लोग क्या जानो बीडीसी का वोट और एमएलसी का चुनाव।
ऐसा मुझे लगता है कि अ, लड़ना चाहिए। मेरा अपना जो ब्लॉक है अगर वही मेरे साथ नहीं है तो फिर एमएलसी का चुनाव लड़के क्या करेंगे। बिल्कुल। फैमिली प्रेशर भी बहुत था क्योंकि हमारी लाइफ वहाँ से टर्न हो रही थी, पॉलिटिकल दिशा की तरफ जा रही थी। जो मदर और फादर थे वो बहुत पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। जानते नहीं थे। वो चाहते थे कि अभी एजुकेशन में रहे और बिल्कुल, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि व्यापार में पढ़ लिख करता करके रहे। बेहतर करें। हाँ। प्रेशर में हमने उस टिकट को विड्रॉ कर दिया कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और हम नहीं लड़े। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति ने चुनौती दिया कि नहीं आपके जानो वोट और आपका जानो बीडीसी, आपके जानो तो ब्लॉक प्रमुख, मतलब आपका सर ये है तो वो मन में था, जी। वो मन में था। तो 2005 में एक मौका मिला उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो अब लड़ गए। तो अब वो नादानी की फैसला कर लीजिए या चाहे बेहतरी का फैसला कर लीजिए, लड़ना पड़ा अपने रिश्तेदार से ही। मतलब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाभिमान की लड़ाई है। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। और यहाँ सभी एमएलए पूरे जनपद में जो थे वो समाजवादी पार्टी के ही थे। अच्छा, उसके बाद देखा गया कि आज तक जो कुर्सी है आप ही के इर्द गिर्द रही है, ऐसा क्यों? देखिए 2005 से 2010 तक हम इंडिपेंडेंट ब्लॉक प्रमुख थे। मैं किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा, सपा के खिलाफ ही चुनाव लड़े। जो सिटिंग थे वो सपा के ब्लॉक प्रमुख थे। इंडिपेंडेंट भी मैं चुनाव जीता यहाँ पे, और चुनाव जीतने के बाद जो वो कार्यकाल था 5 साल का, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी क्रिएटिव था, बेहतर था। और उसकी छाप जो है ना वो अभी तक जो है बरकरार पड़ी हुई है। अभी छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख हैं, 2016 में उनको मैं बैठाया अपनी जगह पे, जो है वो मेरे कार्यों से कंपैरिजन करते हैं कि मैं ऐसा क्या क्या करूं कि कल लोग कहें कि विजय भैया से मैंने ज़्यादा अच्छा कर लिया। मतलब एक तो उस प्रतिस्पर्धा है। कंपटीशन के चक्कर में या प्रतिस्पर्धा में कुछ ज़्यादा बेहतर करते हैं, अच्छा, तो अच्छा वो भी लगता स्टेबल है। आपको अच्छा लगता सर है? मैं तो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अपने आप को ये देखते हुए कि मेरे से बेहतर मेरा छोटा भाई का। हाँ कर रहे हैं। सभी भाई का प्रेम है हाँ। और ऐसे ही प्रेम बनी रहनी चाहिए हर एक भाई के साथ। तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। सवाल ये है कि 2017 विधानसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, बसपा से आप उम्मीदवार थे। तो आखिर क्या फॉल्ट रही, जबकि आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा जनमत रहा, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी समस्या थी, क्या ऐसी दिक्कत आ पड़ी जो हार का सामना दिला दिया? 2012 में भी हमने कोशिश किया टिकट लेने का, क्योंकि 5 से 10 तक हम ब्लॉक प्रमुख थे, और उसके बाद एक टर्म के लिए हमारा ब्लॉक जो आरक्षण में चला गया। 12 में कोशिश किया गया तो यहाँ भाजपा से हमारे लड़ते थे माननीय नंद किशोर मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी से, और कह सकता हूँ कि विधानसभा के फाउंडर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी सरकार भी नहीं थी, लेकिन पार्टी भी चाहती नहीं थी कि मैं टिकट को रिप्लेसमेंट करूं, तो मुझको कहा गया कि नहीं, हम लोग टिकट बदल नहीं पाएंगे। फिर 17 में भी हमने कोशिश किया मांगने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन 17 में भी बात यही आई कि अभी हम टिकट वहाँ का रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मन में था कि एक बार हमको चुनाव लड़ना चाहिए, तो बसपा से चुनाव लड़े। देखिए उस समय हार का जो सबसे बड़ा कारण क्या था कि हम, कोई भी राजनेता जाति की बात नहीं करता है, लेकिन अंत में जो है जब चुनाव होने लगता है तो जातियों का समावेश उसमें हो ही जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हो ही जाता है। 2017 में हम लोग 5 लोग जो है अपर कास्ट से चुनाव लड़े, और एक आदमी जो है हमारा जो है ओबीसी से चुनाव लड़ा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उस समय, तो सपा का कैंडिडेट नहीं आकर के जो है कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ा। लेकिन जो सपा से तैयारी कर रहे थे वो भी बागी होकर के जो है लड़ गए चुनाव, और वो सबसे बड़ा मतलब मेरे हारने का कारण बना कि करीब 29,000 वोट उनको मिला, और मुझे बहुजन समाज पार्टी से 42,000 वोट मिला। तो जीत हार का जो क्रम था वो 12 से 15,000 के बीच में था। तो जो भी जनमत आपको प्राप्त हुई 42,000, आपकी संतुष्टि के मुताबिक थी या नहीं? नहीं, वो तो जिस तरीके से मैंने तैयारी किया था जी। चुनाव
अपने फेवर में लाने का कोशिश की। पूरा कोशिश किया था, मुझे दिख भी रहा था। अभी आपने जिक्र किया जातीय समीकरण को लेकर के, तो जैसे कि होता है ना कि कोई भी दल होगा या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हुआ या फिर कोई भी जो उम्मीदवार है, खास करके उम्मीदवार ही कहेंगे, चुनाव के दौरान वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश करता है। तो क्या आपको लगता है कि जातीय समीकरण साधने से समाज का विकास होगा और चुनाव जीतना जातीय समीकरण साध करके, क्या ये देखिए, हम बेहतर है इससे समाज के बहुत लिए? ऊपर हैं। मतलब जातीय समीकरण साधने के बजाय मैं इससे बहुत ऊपर हूँ, और मेरे मन में कभी आता भी नहीं है। और आज भी आपको यहाँ पे आए हैं, आप किसी ग्राम सभा में चले जाइए, जो किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, किसी भी जाति वाले के यहाँ चले जाइए, कि विजय राय के प्रति आपके क्या नजरिया है। मतलब अंदर अंदर पूरा पैट बना लिया। मतलब आप किसी भी जाति वाले से पूछ लीजिए कि विजय राय के प्रति आपका क्या नजरिया है, तो कहता है कि हम लोग उनको चाहते हैं। वैसे देखा जाता भी है सर कि आप ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं और काम भी करते हैं। इसमें एक अटल जनसंपर्क यात्रा, पद यात्रा जो है, आपने एक स्लोगन दिया है, टाइटल लिया है, उसके तहत आप गाँव में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो ये थॉट्स, माइंडसेट कैसे बने? स्व उत्पत्ति है। जी। स्व उत्पत्ति है कि अटल के दो सिद्धांत हैं, दो उसके मायने हैं। मैं किसी कार्य पे अटल हूँ, और एक अटल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जी, उनका भी सिद्धांत, एक नाम, उनका भी एक बड़ा कठोर थॉट था कि नहीं, इसको करके रहना है। इसीलिए अटल नाम भी रखा गया। हाँ, इसको करके रहना है। तो मेरा अपना विचार, पहले हमने अटल जनसंपर्क यात्रा चलाया, पूरे गर्मी भर जो है 4 महीना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर विजय राय अटल हैं बिल्कुल अटल तमकुही हूँ, विधानसभा क्षेत्र से? बिल्कुल अटल हूँ, उसमें कोई समझौता नहीं है। मतलब मैं मान के चले कि फाइनलाइज है सब कुछ इस बार भाजपा से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, हम्म, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी है। बहुत लोग कहते हैं कि एज ए टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते थे। 2022 के तैयारी में 18 से लेकर 2022 तक मैं 17 में चुनाव लड़ा, और 18 में माननीय कलराज मिश्र जी के प्रयास से पूरे प्रदेश में मेरी सिंगल वापसी पुनः भारतीय जनता पार्टी में हो गई। 18 से लेकर 22 तक बहुत सघन तैयारी मेरी रही इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पूरा अपना मन था कि नहीं, विजय को चुनाव लड़ना। ऊपर से कुछ इस टाइप के सिग्नल भी थे, जो हमारा यहाँ से जो है पैनल गया, तो भाई विजय राय जी का गया। तो फिर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भी मैं गांव-गांव यात्रा करने के बाद मैंने 322 के आसपास नुक्कड़ सभा पूरे विधानसभा में किया था हासिल में। आपकी भारतीय जनता पार्टी की वो जनसंपर्क रथ भी आई यहाँ पे, और मुझे लगता है पूरे मंडल में सबसे बड़ी यहाँ पे जो सभा हुई भारतीय जनता पार्टी का, जो उसके मुख्य अतिथि थे उन लोगों ने सकारात्मक एक अपना संबोधन भी दिया। लेकिन किसी कारणवश ये सीट जो हमारे घटक दल में चली गई, मतलब जो निषाद पार्टी में जी, चली गई। बिल्कुल। क्या आपको, मतलब मैं ये मान करके चलूं कि इस बार तय है? भारतीय जनता पार्टी के बाद त्रिनेत्र भी है, वो दो ही आंखों से नहीं देखती है, बिल्कुल त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय, वो तीनों तीसरी नेत्र भी है उसके, भगवान शंकर जैसे है उसके पास जो है, उससे भी देखती है। अगर निश्चित तौर पे जो हमारा स्ट्रगल है, जो हमारी मेहनत है, गांव गांव जाना और इस मुहिम पे काम करना है कि हम 3 लाख लोगों से हमारे चेहरे की आदान प्रदान हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो यात्रा कितनी कठिन है। जब 3 डिग्री टेम्परेचर था, 4 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम गांव गांव पैदल चल रहे थे। अब पूरे जाड़े में हम घर नहीं लौटा। ये मेरी अपनी कल्पना थी कि 147 गांव घूमने के बाद ही घर लौटना है। जैसे उसमें होता होगा कि कोई भी व्यक्ति, अगर ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो आपको मिलता होगा और आपको दिखता होगा कि नहीं, इसकी समस्या बहुत ज़रूरी, मतलब जेन्युइन है, तो आपको नहीं लगता है कि उन समस्याओं का एक बड़े स्तर से सुधार होनी चाहिए? और एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि वैसे घटना जो घटित होती हैं आपके क्षेत्र में, जहाँ आप जाते हैं, देखते हैं, हृदय विदारक घटनाएं होती हैं, और आपको लगता है कि इस दौरान अगर मैं जनप्रतिनिधि होता, बड़े चेहरे के रूप में मैं केंद्र स्तर तक या राज्य स्तर तक, मेरी पैठ उस लेवल की होती, मैं इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकता था। तो क्या अभी कभी ऐसा फील किया आप? देखिए, इसको जड़ से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए वर्तमान विधायक जी आज पेशे से डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं।
एक होता है फुल टाइम पॉलिटिशियन, एक होता है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। तो फुल टाइम पॉलिटिशियन जो है वो गांव से लेके और व्यक्ति के जीवन तक, दिनचर्या तक इसका ख्याल करता है, उस पर रिसर्च करता है कि हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जैसे कि अब हम 6 घंटे अपना ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं, 6 घंटे से खाली हुए तो हम विधानसभा क्षेत्र में आए, आने में हमको 2 घंटे लगा, तब तक हमारा शाम हो गया। तो हम तो अपने जो हमारे जो क्लोज लोग हैं उनसे मिलने में हमारा समय व्यतीत हो गया, न हम मूवमेंट कर पाए, न हम स्थानीय समस्याओं को जान पाए। स्थानीय समस्या को जानना है और मतदाता को पढ़ना है। मतदाता को अगर आपको पढ़ना है तो हमको गांव में जाना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल। अब एक झोपड़ी में बैठना पड़ेगा, उसके घर में बैठना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि करीब 77 घरों में हमने रात्रि विश्राम किया है। मोदी जी का दिया हुआ शौचालय जो गांव में 2x2 का है, उसका भी हमने यूज़ किया है। इंडिया मार्ग का जो हैंडपंप जो गांव में चल रहा है, उस पर बैठ के जाड़े में स्नान किया हूँ। और जिस घर में वो सोता है, अपने जीवन व्यतीत करता है, उस घर में रात को मैं सोया हूँ। मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं की गई। सिर्फ किस लिए? ऐसा नहीं कि मैं उस वहाँ रहना चाहता था, इसलिए कि उसकी दिनचर्या के बारे में जानना था कि ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है और कैसे बेहतर और हो सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, मेरे थॉट्स बन रहे हैं इसी से जुड़े हुए कि देखा जाता है सोशल मीडिया पे आप वैनिटी वैन से चलते हैं और आप कह रहे हैं कि आप जनसंपर्क करते हैं, तो उन गरीब परिवार के घर में जा कर के रहते हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री शौचालय योजना के द्वारा जो बनाए जाते हैं शौचालय, उनका आप यूज करते हैं, तो ये इतनी बड़ी साहस कैसे? देखिए, वैन तो हमने अभी लिया है, जस्ट हमको लगता है कि करीब 1 महीने के आसपास हो रहे हैं। और आप अगर सोशल मीडिया से आपके बात सवाल कर रहे हैं, तो मैं अगर उससे गांव में जाता हूं तो गांव का गरीब का बच्चा भी जो है उस बस में चढ़ता है, उसी सीट पे बैठता है जिस सीट पे मैं बैठता हूं, और बड़े खुशी मन से बैठता है। और उस पूरे बस पे पूरी एनडीए का फोटो लगा हुआ, मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, ब्रजेश पाठक जी भी हैं, अब वो डॉक्टर संजय निषाद जी भी हैं। इस सब माननीय लोगों का जो है पूरी ब्रांडिंग है उसकी, जो है चारों तरफ। अब क्या है कि वो वैन अगर गांव में गई तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी ब्रांडिंग को देखते हैं। वो देखने के बाद जैसे हम बिना ब्रांडिंग अगर जा रहे हैं तो लोग मुझसे बात करते हैं, लेकिन जब वो पर्सनालिटियाँ सामने दिखती हैं वैन पे ना, तो वो लोग सरकार पे बात करते हैं। बिल्कुल, उसको देख के लोग सरकार पे बात करते हैं, मतलब एक एडवर्टाइज का वो हाँ ना। जब सरकार पे बात करते हैं तो वहाँ जिसको खराब बोलना होता है वो भी बोलता है, जिसको सही बोलना होता है वो भी बोलता है। तो जो खराब बातें हैं वहाँ पे जो सामने आती हैं, उसको सुन के आदमी उनको कायदे से ब्रीफ करता है कि नहीं, आपको इसमें गलत जानकारी है। अब मैं जाके गांव में बैठ के पूछूंगी जरा मोदी जी के बारे में बताइए, आपको क्या तकलीफ है, इससे अच्छा है कि जब वो फोटो देखता है तो अचानक बोलना चालू कर देता है। योगी जी का फोटो देखता है, अचानक बोलना चालू कर देता है। मतलब आप जनसंपर्क करते हैं, उसके साथ साथ आप ये विजन लेकर के चलते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का है, अब आपकी पार्टी का है, सारी चीजें सब पब्लिक तक जाए और उसकी वेदना जो अंदर है, अगर हमारे खिलाफ वेदना है तो निकले, हम उसका जवाब वहाँ देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये थॉट्स में जानना चाहूँगा, और ताजुब की बात है कि कोई वैनिटी वैन जैसे कार, बड़े कार में बैठ करके घूमता हो और वह व्यक्ति जा करके क्षेत्र में एक गरीब के घर रह करके उसकी दिनचर्या को देखता हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे आप वैनिटी वैन तो पहले शब्द हटा लीजिए। वैनिटी वैन में देखिए उसमें लोगों का, मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि सोशल मीडिया पे ही चर्चा है। नहीं, वैनिटी वैन में बेड होता है, वैनिटी वैन में बाथरूम होता है, वैनिटी वैन में उसका श्रृंगार पटार का सामान होता है, वैनिटी वैन में उसका किचन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा फ्रिज है केवल, और 12 आदमी के ड्राइवर लेके 12 आदमी के बैठने के लिए बेहतर बना है। आप आराम से बैठिए, कोई उसमें बेड नहीं है, कोई उसमें बाथरूम नहीं है, कोई किचन नहीं है। और गांव भी जाने में सबसे अच्छा ये लगता है, देखिए मूल विषय क्या है। मूल विषय, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, नेता और जनता के बीच की दूरी बहुत है। बड़ी गाड़ियों से नेता चलता है तो आम जन जो होता है, गरीब आदमी, आपसे बात को कह लीजिए, छोड़ दीजिए, आपकी गाड़ी के पास तक नहीं आता है। ये बहुत बड़ी वो दूर से खड़ा होकर देखता है कि नेताजी जा रहे हैं, आपकी फॉर्च्यूनर पे हाथ नहीं रख सकता है। वो इस गैप को खत्म करने के लिए मैंने ये बस खरीदा है। 12, 13, 14 लोग परमानेंट उसमें बैठ जाते हैं। जिस गांव में जाता हूँ उसी गांव से लोगों को बैठा लेता है मतलब ये छोटा बस है, वैन? हाँ, वैन है ये।
आप 12 सीटर आराम से है। वैनिटी करने उस गांव से निकला, 12 लोग उसी गांव से बैठ गए, दूसरे गांव में हमारे 12 लोग मेरे साथ चले गए, उन लोगों को वहां छोड़ा, उस गांव से 12 लोग बैठ गए, उनको मैंने आगे बढ़ा। ये मेरी सोच रही है, नेता के और पब्लिक के बीच की दूरी को जो है समय का समाप्त सही करिए। सदुपयोग करना है, यानी जी। कि आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तो उस हाँ। दौरान भी आप कुछ लोगों से बात करते हुए चल अब सकते पूरे जाड़े में तो हम किसी के घर कहीं रुक लिए, हैं। किसी के यहाँ रजाई मिला सो लिए, दिन भर जब पैदल चलते थे थकान होती थी, गधे की नींद आ जाती थी एकदम, जो आदमी सो जाता था। लेकिन अब गर्मी में क्या है, ये बात सही है कि अभी हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन है, लेकिन हमारे यहाँ केबल फॉल्ट बहुत है, हमारे यहाँ वायरिंग फॉल्ट बहुत है, वायर फॉल्ट बहुत है, ट्रांसफार्मर जिस तरीके से अभी चाहिए, अभी हम लोगों के यहाँ खास तौर से इस क्षेत्र में इसकी कमी है। आप अभी एक गांव ऐसा है जहाँ 3-3 दिन लाइट नहीं आ रही है, तो सरकार उसके लिए कितने लोग फ्रस्ट्रेट। सरकार अचानक रात भर में सब कुछ सही नहीं कर देगी, उसके लिए विजन चाहिए। उसके लिए भी विजन चाहिए, और सरकार कर रही है। सरकार, जनप्रतिनिधि का चुनाव क्यों होता है? जो हमारी मूल समस्या है उसको लेके जाइए और सदन में रखिए, जी। वहाँ सरकार के सामने रखिए। हम प्रतिनिधि के पास ही अगर मास्टर प्लान नहीं है तो सरकार क्या करेगी? ये तो सोचने वाली बात। मास्टर प्लान हमारे जनप्रतिनिधि के पास ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक का मास्टर प्लान हमको जाड़े में बनानी पड़ती है, तब हमारे गर्मी में लाइट हमको सही मिलेगी, और गर्मी में प्लान हमको जाड़े का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, तब मुझे लगता है जाड़े में हमको सही सुविधा मिलेगी। बिजली की समस्या पूरे देवरिया जिला में भी देखा गया है। हाल ही में अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें देवरिया के माननीय विधायक वो बिजली अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे बिजली काट देंगे। तो क्या वही समस्या यहाँ पर भी है? समस्या सब जगह है, अभी समस्या सब जगह है। इतना कह सकता हूँ कि 90% हमारे बिजली के सुधार है, 10% समस्याएं बड़ी हैं, जो बच गई हैं वो बड़ी हैं, आप जान लीजिए। ऐसा भी आज भी ट्रांसफार्मर जल जाता है, तीसरे दिन ट्रांसफार्मर आगे लगता है, जबकि हमारी सरकार कहती है कि हमने अभी ऑनलाइन कंप्लेंट किया, दूसरे दिन में ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए या सेम डे लग जाना चाहिए। या तो ट्रांसफार्मर की संख्या कम है, ओवरलोडेड है, या हमारा कर्मचारी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमको इसके जड़ में जाना पड़ेगा। किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जो हमारा स्टोर है, स्टोर का रिकॉर्ड भी होना चाहिए जनप्रतिनिधि के पास, कि हमारा कितना ट्रांसफार्मर उसके अंदर है, हमारा कितना बड़ा क्षेत्र है, कितने ट्रांसफार्मर हैं। हमको अगर हमारे पूरे विधानसभा में अगर 250 ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं तो ऐसे जोड़ लिए 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 3 ट्रांसफार्मर में पर डे हमारा जलने का सिचुएशन है तो 7 के 21 ट्रांसफार्मर हमारे पर डे जल गए। स्टोर में उसके लिए सुविधा है कि नहीं है, 21 ट्रांसफार्मर हमारा स्टोरेज है कि नहीं है, तब ना हम सेम डे चेंज कर पाएंगे उसको। बिल्कुल वैश्विक स्तर पर भी देखा जाता है। हाँ। जैसे अभी पेट्रोल का क्राइसिस है तो उसमें अपने देश के पास कितनी उसकी स्टोरेज क्षमता है, क्या है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट भी जारी होता है कि इतने दिन तक बचा है कोयला, बाकी चीज़, ये सब। वो ये जो जनप्रतिनिधि का आपने सवाल उठाया वो तो खैर आपका विषय है और आपकी क्षेत्र की बात है। मैं भी चाहूँगा कि क्षेत्र प्रगति की राह पर चले और क्षेत्र में उन शोषित वंचित लोगों को भी सुविधा मिले जो अब तक मूलभूत सुविधाओं से छूते रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आपके मुख से जानना चाहूँगा कि आपको तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? अभी सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है पॉलिटिकल व्यक्ति की क्रिएटिव सोच की। वो कोई राजनेता का चुनाव हो गया, नेता हो गया, तो मुझे लगता है कि वो 5 साल शंका का जीवन जी रहा है। वो व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति मेरा नहीं है। मतलब किस आधार पर आपका? हम देख रहे हैं, खासतौर से इस विधानसभा में देख रहा हूँ। और जब पॉलिटिकल आदमी का चयन होता है ना, तो 5 साल पॉजिटिविटी में काम करता है। डेवलपमेंट एक ऐसा कार्य है, ऐसा नाम है डेवलपमेंट जो है, मुझे लगता है हर निगेटिव आदमी जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम पहचान में बिता दें 5 साल की ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, उसको जेल भिजवाओ, मुकदमा लिखवाओ, ठीक करो उसको, तब मेरा होगा। उससे अच्छा है आप अपना काम करते रहिए। एक जनप्रतिनिधि होता है, वो जो वोट दे ना दे, जो नहीं दे रहा उसका भी वो, देखिए वो तो पार्ट टाइम है। चुनाव के पीरियड में 90 दिन चुनाव चलता है, उसमें हमको कोई दिया कोई नहीं दिया, आप इलेक्टेड हो गए, उसके बाद से आप उस पर हमको नहीं ध्यान देना चाहिए कि 3 महीने में मेरे साथ क्या हुआ। बिल्कुल। उसके बाद आप जो आपको वोट नहीं दे उसके भी एमएलए तो आप ही हैं।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश में भाषण देते हैं, जिस भी मंच पर जाएंगे उसमें क्या बोलते हैं, 140 करोड़ हमारे देश के वासी, 140 करोड़ की बात करते हैं, कोई इसमें छट जाता क्या? माननीय योगी जी मन से भाषण देते हैं तो पहला संबोधन करते हैं, मेरे भाइयों एवं बहनों। किसी को छोड़ दिया क्या? नहीं, जो जितने भी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो भी आम जनमानस है, तो आपके ही है ना, वोट दे ना दे वो तो आपके क्षेत्राधीन। उसके ही प्रधानमंत्री वही हैं, उसके भी मुख्यमंत्री वही हैं, वही है। उसके भी एमएलए आप ही हैं, उसके भी सांसद आप ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम उसको छोड़ सकते। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उसके लिए चल रही है? ऐसा नहीं है, आप बता दी, सबके लिए चलती है, बिल्कुल सबके लिए चलती है, सभी भारत के लोग हैं। जैसे कहा गया, नेशन इज फर्स्ट। क्या इस सोच के साथ आपकी विजन पर मैं अगर सवाल करूं, तो आपके क्षेत्र में उन शोषित वंचित लोगों के प्रति आपकी रवैया अक्सर देखी गई है कि आप जमीनी स्तर पर काफ़ी मजबूती पकड़ बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। तो अब तक क्या क्या आपको दिखा है? देखिए, एक होता है व्यक्ति जो है दल का विधायक होता है, एक व्यक्ति होता है जो जनता का विधायक होता है। जनता का विधायक हो गया जो जनता के दिलों में वास करता है, दल का विधायक हो गया हमने योगी मोदी जी के नाम पे वोट कर दिया, चलो कोई अब उन्होंने इसी को भेज दिया तो इन्हीं को कर दो भाई, क्या करेंगे हम लोग। लेकिन गांव गांव घूमने से आपको वहाँ की मूल स्थिति से आपको वाकिफ होते हैं कि कल को प्लेटफॉर्म आपको मिला तो हमें वो कार्य करना है। 2-2 घंटा बैठ के जनता बात करती है, हम लोग से 1 ही घंटा बात करती है, हम लोग केवल मुखदर्शक बन के सुनते हैं, उसके भीतर की सारी बातें निकलती हैं। परिवार कैसे चलता है, रिश्ता कैसे चलता है, उसके घर के अंदर का बिहेव क्या है, बेटे का बिहेव क्या है, इस सब के कारण क्या है, आदमी जानने का प्रयास करता है। अब अभी हम गए थे वहाँ पे, आज ही गए थे, मेहदिया गांव का एक मठिया बुजुर्ग टोला है जी। तो वहाँ एक बड़ी नहर है, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ उस नहर का, उस पे रेगुलेटर बना हुआ है, पानी को रोक के वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं वाटर को जो है। तो वहाँ पे गांव के लोगों को क्रॉस करने के लिए पुल नहीं है, तो खास इसलिए गए थे कि 15 दिन पहले एक व्यक्ति वहाँ पे अपनी साइकिल से, गांव वाले अपना आरसीसी की ढलाई करके 3 फीट का पटरी उस पर रखे हुए हैं, उसी से गांव वाले क्रॉस करते हैं। तो साइकिल से एक आदमी जा रहा था, बुजुर्ग आदमी, वो गिर गया, नीचे गिर गया, उसका डेथ हो गई, ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गई। अब हमको 9 किलोमीटर के बीच में हमको कोई क्रॉस पुलिया नहीं मिलेगा, और गांव वाला अपना वैकल्पिक व्यवस्था बना के चल रहा है उस पर, तो उस पर आदमी की डेथ हो जा रही है। तो मैं आज को देखा तो मैं खुद ही दंग रह गया कि यहाँ तो एक इनिशिएटिव कदम होना चाहिए। नो डाउट। भाई आप समझ सकते हैं कि वो 3 फीट का अपना एक पैनल ढाल के उसी पे साइकिल से अब पैदल क्रॉस कर रहा है, और नहर में इतना पानी है। जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन पर चलूँगा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपको बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं, हम भी दावेदार रहे हैं और आप प्रत्याशी भी रहे हैं, बैठे मैं मान करके अगर आपसे ये कहूँ कि इस बार आपकी पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो जनता बड़े मतों से, बहुमतों से आपको सदन में भेज देती है, तो क्या आप जिन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं उन समस्याओं का निदान त्वरित करेंगे? उसके साथ साथ क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी में कौन से कदम उठाएंगे? इसके साथ साथ और भी मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आगामी विज़न क्या है क्षेत्र के प्रति आपके? ये विजन में तो मेरा बहुत बड़ा है, और मेरे अपने अंदर के जो भाव है ना, वो प्लेटफॉर्म आप मिलने दीजिए, क्योंकि मेरा एक विपक्ष भी है, तो विजन को खोला जाए तो मुझे लगता है कि कुछ उसके भी कार्य प्रारंभ हो सकते लेकिन हैं। जैसे जन समस्याओं को आप जिक्र कर रहे हैं, उनका तो निराकरण त्वरित करना मेरे होगा। पास अभी तक जब से मैं गांव में घूम रहा हूँ, 700 से ऊपर की समस्याएं मैंने एक पूरा स्टोर किया है कि मूलभूत क्या क्या जरूरत है लोगों को, जहाँ जहाँ बैठा लोगों ने क्या क्या विषय उठाया, एबव 700 आप जान लीजिए। और मैं कह सकता हूँ कि उस 700 पे काम किया गया तो 3 साल से ज़्यादा समय नहीं लगने।
और आप समझ सकते हैं कि उस 700 का जो लोगों का डिमांड जो हमने जनरेट किया है मेरे पास है, उस पे काम हुआ तो कितना बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन एक विषम समस्या है, खासकर युवा को उठा लीजिए, युवा पे सभी दल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाजपा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि स्किल्ड के क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। आप पहले स्किल्ड हो लो, कहीं ना कहीं तुमको रोजगार मिलेगा। अच्छा, आप युवाओं का जिक्र कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पेपर की बात करें तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, चूंकि क्षेत्र की ही मैं बात करूंगा, क्षेत्र की चर्चा हो रही है तो क्षेत्र की बात करूंगा, अगर आपको मौका मिलता है तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की अवसर कौन कौन से सृजित होंगे, उनको रोजगार बड़े पैमाने पर आप किस तरह उपलब्ध कराएंगे? देखिए, हमारे यहाँ से गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी का एक एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुई है। जी। देश में बहुत से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है पहला एक्सप्रेसवे होगा जो इस विधानसभा को छूते हुए जाएगा, कुशीनगर जिले को छूते हुए, हमारे विधानसभा को छूते हुए, करीब हमको लगता है 65 गाँवों को इस विधानसभा से टच करते हुए निकलेगा, यानी कि आधी आबादी को। और एक ऐसे क्षेत्र से निकलेगा कि जिस क्षेत्र का एजुकेशन प्रतिशत जो है आप तमकुही राज्य की अपेक्षा उस क्षेत्र का कम है, दियारा क्षेत्र को पकड़ते हुए निकलते हैं। जो मेरे मन की अपनी बात है कि देश में बहुत से एक्सप्रेसवे हैं जहां हमने जो है औद्योगिक कॉरिडोर बनाया है, उद्योग लगा रहे हैं वहां पे। जी। तो मेरा अपना एक मन में विचार है कि जब ये सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनेगी तो उसके किनारे भी हम लोग डिमांड रखेंगे कि हमारा औद्योगिक कॉरिडोर भी यहाँ पे, इस पे भी होनी चाहिए। जो हमारा एक्सप्रेसवे है मूलतः हमारे 7 सिस्टर जो स्टेट है हमारे जो है उसको टच करेगा, सिल्लीगुड़ी जाएगा। मतलब ये आपका विजन से। हाँ, तो अगर सातों स्टेट का जो एक तरह से कह दिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी से हम प्रवेश करते हैं अगर उन सातों स्टेट में हमको जाना है तो, और ये वहाँ तक हमको एक्सप्रेस लेके जा रही है, तो सातों स्टेट से हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वहाँ का व्यापारिक नियम भी हमारा दूसरा है, 7 स्टेट है। तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा रास्ता हम लोगों को खुलेगा, मतलब अवसर रोजगार का हाँ, सृजित होंगे वहाँ पे। तो और कौन कौन से, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि के मामले में गन्ना की बहुत ज़्यादा उपज होती है, तो किसान सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं होते, युवा वर्ग भी आजकल कृषि में काफ़ी रुचि ले रहा है, जैसे ऑर्गेनिक खेती हो गई या फिर अन्य तमाम। लेकिन गन्ना आपके क्षेत्र में ना, गन्ना जो है, गन्ना की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, यहाँ शुगर मिल भी है, ऐसा नहीं है, वो भी है, किंतु अभी जो है E20 इथेनॉल का जो है टैग लगा हुआ है ना, कि अब मिक्स किया जा रहा है पेट्रोलियम में, तो आपको नहीं लगता कि एक इथेनॉल प्लांट यहाँ लगने चाहिए? देखिए, आपकी अभी जो इस सरकार है। विधानसभा में जो मूल रूप से इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारा डे बाय डे किसानों को बढ़ रहा है, नो डाउट को उसमें गन्ना हमारा मुख्य फसल है, और करीब 55,000 ग्रोवर हैं यहाँ पे। इस शुगर फैक्ट्री से लेकर हमारे 55,000 ग्रोवर हैं गन्ना किसान जो है। 20 में कुछ गन्ने का उत्पादन घटा था, लेकिन अभी जो है नई वैरायटी डालने से गन्ने का उत्पादन हमारा बढ़ा है। शुगर फैक्ट्री जो यहाँ चल रही है उसने भी कुछ अपने में पेमेंट में और कुछ जो गन्ने की समस्याएं थी पर्चियाँ हैं पहले, उसको उसमें सुधार उसको किया गया। समाधान उसने किया है, सरकार ने भी किया है। पहले तो यहाँ पर्ची बिकती थी, छोटा काश्तकार गन्ना गिराने के लिए पर्ची खरीदता था यहाँ पे आए जो, दिन ये आते लेकिन थे। धीरे धीरे सरकार ने उसमें अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुधार किया है। इसमें एक सुधार की भी जरूरत है, मुझे लगता है जो छोटा काश्तकार है उसका गन्ना पहले गिर जाना चाहिए, उसका खेत खाली हो जाना चाहिए ताकि वो दूसरे लेकिन फसलों को उस तुरंत बो चीज सके। में भी एक वो कहा जाता है कि जो उचित उसका कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाता है। वो तो चीनी मिल के हाथ में नहीं है ना, वो तो सरकार के हाथ में है कि गन्ने का मूल्य कितना दे रही है। गन्ने का मूल्य चीनी मिल के हाथ भी इतना ही है कि भुगतान समय से दे दे। ये कह सकता हूँ यहाँ जो शुगर फैक्ट्री है उसका भुगतान समय से मिलता है, लेकिन अभी एक उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। हम प्री भुगतान भी बिना गन्ना गिराए प्री भुगतान भी कर सकते हैं गन्ना काश्तकार को। कि तो गन्ना लगा है, हम परिश्रम क्या, कितना एरिया गन्ना है, कितना उत्पादन होगा, हमने कम सम अमाउंट जो 25% 50%
काश्तकार को कर दिए, कल वो हमको गन्ना गिराया उसमें हमने उस पैसे को डिडक्ट कर दिया। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ यह व्यवस्था चलती है, वो यहाँ भी चलती है। रही बात आपने एथेनॉल की बात किया, तो अभी देखिए वैकल्पिक ईंधन में हमारे देश में एथेनॉल का प्रयोग जो है पेट्रोल 30% के आसपास अभी तक करते आ रहे हैं। व्हीकल्स में E20 लिखा होता हाँ है, जी, तो मिक्स है, मिक्स है। बिल्कुल। 23% के आसपास हमले अभी तक हम प्रयोग कर रहे हैं वैकल्पिक ईंधन में। मुझे खुशी होगी कि मतलब इस क्षेत्र में भी एक एथेनॉल का प्लांट होना चाहिए। मुझे लग सकता है कि जो पॉलिटिकल बॉडियाँ हैं इस लेवल पे मिल मालिक से वार्ता नहीं कर पाई होंगी, इसलिए स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन हर मिल मालिक तो चाहता ही है कि हमारा प्रोग्रेसिव हम कुछ करें। आपका ये विषय अच्छा है, उस दिशा में भी हम लोग का दिमाग मतलब है। मैं ये थॉट्स मेरे माइंड में आया कि चूंकि गन्ना की खेती हो रही है, गन्ना से ही इथेनॉल बनाया जाता है बड़े पैमाने पर, तो एक इथेनॉल फैक्ट्री लगनी औद्योगिक चाहिए। डेवलपमेंट के कुछ रीजन्स होते हैं कि वो कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। लॉजिस्टिक सुविधा हमको जहाँ बेहतर मिलती है और हमारे लिविंग की सुविधा जहाँ मिलती ज़्यादा मिलती है, बाहर से कोई बड़ा अधिकारी आया कर्मचारी आया, उसकी पोस्टिंग हुई औद्योगिक में, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, उसकी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ नहीं है, तो प्रिफर नहीं करेगा। लेकिन आप चाहेंगे ना इसको लगवाने का, बिल्कुल चाहेंगे, प्रयास करेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। और हमारा गोरखपुर बगल में बिल्कुल एक राजधानी के टाइम में डेवलप हो रहा है, बिल्कुल। तो जिसको मेडिकल सुविधा लेना है वहाँ ले ही रहा है। बगल में हमारा कसियाँ जो है, मैं कह सकता हूँ मेडिकल के क्षेत्र में दूसरी राजधानी डेवलप हो रही है। तो अब धीरे धीरे इस सरकार में विकास की गति तो तेज है, लेकिन समय लगेगा। भारत बहुत बड़ा। माननीय पूर्व सांसद कलराज मिश्रा जी, वर्तमान सांसद देवरिया कुशीनगर, इन लोगों से आपकी काफी तालमेल बैठी रहती है, तो ये ऐसे जो तालमेल बैठाने का वो पीछे का जो समीकरण है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए 2014 में माननीय कलराज मिश्र जी बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, और देवरिया का भाग्य था कि वो यहाँ से प्रत्याशी बने भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव में जीते। कैसे 2014 से लेकर 2017 तक ये जो स्टेट में गवर्नमेंट रही समाजवादी पार्टी की, तो 2017 तक इस लोकसभा की डेवलपमेंट की जो गति थी वो स्लो थी, क्योंकि स्टेट में सरकार दूसरी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। माननीय कलराज मिश्र जी को काम करने के लिए कुल 2 साल मिले। 2 साल का ही कार्यकाल रहा है। कार्यकाल मिला 17 से लेके 19, जब हमारे मनमाफी यूपी में गवर्नमेंट आई। लेकिन उस 2 सालों में जो डेवलपमेंट की गति थी वो 5 साल पे भारी पड़ी। आपको इस विधानसभा में कुछ कार्य में आपको गिरा देता हूं, जैसे कि डबल लेन की सड़क कह सकता हूं कि 7 मीटर और 14 मीटर की सड़क जो है इस विधानसभा में माननीय कलराज मिश्रा जी के समय में मिली। फाजिलनगर से समौर, समौर से तमकुही रोड, ये माननीय कलराज मिश्रा जी के देन है। वरना 3 मीटर की सड़क थी और इतनी खराब रहती थी कि तस्वरी हमारा बड़ा मार्केट था, वहां से गोरखपुर से जब व्यापारी आता था किसी से कलेक्शन करने के लिए तो तमकुही में खड़ा हो जाता था और उसको फोन करता था कि तुम तमकुही आ जाओ, और वहां से वो बाइक से तमकुही आता था और यहाँ अपना पेमेंट देता था, उससे बात करता था, और व्यापारी यहीं से गोरखपुर लौट जाता था, लेकिन तमकुही रोड नहीं जाता था। रोड खराब होने की घुटने घुटने पर पानी हुआ करते थे। और मैं कलराज जी को जबरन गाड़ी में बैठा के उनकी गाड़ी से मैं उस पानी में तमकुही रोड ले गया। ऑन स्पॉट रास्ते में उनकी गाड़ी फंसी, वहीं से उन्होंने वीडियो बनाया, वहीं से माननीय केशव प्रसाद मौर्य से बात किया स्पॉट से। आप समझ सकते हैं कि 4.5 घंटे में इस सड़क की स्वीकृति मिली थी। जब देखा जाता है कि कलराज जी, आगे बता रहा हूँ जी, तमकुही राज से आजौली दान चले जाइए। कलराज मिश्रा जी के टाइम में इसकी आवाज उठी, 2-4 बार एस्टिमेट गए। जब भी स्वीकृति की बात आती थी तो यहाँ के जो एमएलए थे वो जाके अनशन पे बैठ जाते थे, कांग्रेस वाले भाई साहब। उनका ये जैसे सोचते थे कि हमको स्वीकृति मिल रही है तो हम अनशन पे बैठ जाएं, हम कल मंच पे कहेंगे मैंने अनशन किया, सड़क स्वीकृत हो गई। सरकार कहती थी कि अभी स्वीकृत कर देंगे तो फिर जो उसको मिलेगा, तो उसमें 2-3 बार हमारी जो सड़कें अटक गई। लेकिन माननीय रमापति राम त्रिपाठी जो बीच में सांसद हुए, उनके टाइम में हमारी सड़क की जो है स्वीकृति मिली।
तमकुही राज से अरौली धाम एक बहुत लॉजिस्टिक रूप से मुझे लगता है दियारा क्षेत्र को जोड़ता है, और ये लाइफ लाइन है इस विधानसभा के लिए सड़क जो है, वो हमारी स्वीकृत हुई। कसिया से लेकर तमकुही रोड माननीय कल्याण मिश्रा जी के टाइम में वो डबल लेन की सड़क बनी। डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी के समय में आप तमकुही रोड से भरवा पट्टी की सड़क जा रही, उनके टाइम में स्वीकृत हुई। यही माननीय कल्याण मिश्र जी एज ए गवर्नर आए थे, माननीय जो वर्तमान सांसद है डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जो भी मंच पे विराजमान थे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी साथ में थे मंच पे, 3 बड़ी हस्तियां बैठी थी मंच पे। उसमें इन 2 सड़कों की स्वीकृति हम लोग को मिली थी, तमकुही राज से अरौली धाम और तमकुही रोड से बरवा पट्टी, जो इस विधानसभा का पूरा दियारा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन साबित हुई। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो बिल्कुल सुविधाएं तो बढ़ती हैं। तो और तमकुही राज सेवरई से लेके हमारे कसिया को जोड़ने वाली हमारी डबल लेन की सड़क हुई, उनके टाइम से हम लोगों ने देखा। वो ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, तमकुही राज से एक बनारस के लिए हमारी हाईवे निकल रही है, जो करीब मुझे लगता है कि हम देवरिया और गोरखपुर जो होके जाते हैं, इससे 80 किलोमीटर हमारा जो है दूरी कम हो जाएगा। वो सीधे जाके हमको बड़ा लेन निकल रही है, और गोरखपुर से जो जा रही है हमारी बनारस में, उसमें जाके बड़ा लेन में बिल्कुल सलेमपुर होते हुए जा रहा है। सलेमपुर होते हुए जा रही है। तो बिहार हमारा का भी साथ टच करेंगे। हाँ, बिहार का हिस्सा 35 किलोमीटर उसको टच करना है। बिहार वाला हमारा नहीं बना है, लेकिन यूपी का हमारा जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा और इधर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हमारा बन गया। 2018 में माननीय कल्याण मिश्रा के टाइम में गडकरी जी ने इसका नोटिफिकेशन किया था। माननीय कल्याण मिश्रा जी के समय बीत गया, माननीय रमापत जी के समय बीत गया, और माननीय रमापत जी के टाइम में ही ये सड़क जो है भूमि अधिग्रहण चालू हुआ, पन्ना चालू हुआ, वर्तमान सांसद जी के समय में पूर्ण हुआ। ऐसा देखा जाता है ना कि ये भी सामने बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जो आपने जिक्र किया कलराज मिश्रा जी की, तो काफी स्ट्रिक्ट रवैये को अपनाते हैं वो। इसके पीछे का कुछ राज बताएंगे? आप किसी से क्वेश्चन करते होंगे, आप संघ में रहे हैं, अब उनके साथ विषय आप संघीय व्यक्ति दोनों में बड़ा अंतर है। किस टाइप के नेता है ये? आप एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? हम एक शब्द में कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में। नेता बहुत अच्छे हैं, सब नहीं कह सकता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में 2019 में आए थे रुद्रपुर में, देवरिया रुद्रपुर में। हम लोग यहाँ से गए थे उनकी सभा में शामिल होने के लिए, और वो 5 मिनट तक कलराज मिश्रा जी मंच पे नहीं थे। उनका टिकट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो लड़ने से मना कर दिए थे, और दूसरे प्रत्याशी हमारे मैदान में थे। लेकिन वो कलराज मिश्रा जी की चर्चा 5 मिनट मंच से किए थे। कैसे बड़े नेता कैसे होते हैं मैं आपको बताता। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बात है कि वो हमारे स्टेट के प्रभारी थे, हमारे जिले के प्रभारी थे। वहां जब काम करने गए थे तो हम लोग छोटे छोटे थे, कार्यालय में जाते थे, वहां पे तो पॉकेट से निकाल के टाफी देते थे और कहते थे पर्ची बांट के आओगे शाम तक तो तुमको और टाफी देंगे। तो 5 टाफी थमाया, हम लोग इतनी पर्ची लिए, गांव गांव जाके पर्ची बांट के आते थे, शाम को आते तो फिर हम लोग को टाफी देते। तो टॉफी खाने के चक्कर में हम लोग पर्ची गांव गांव बांटते थे, और कभी भोजन के समय पे आ गए तो अपने साथ बैठा के हम लोग रोटी खिलाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके कार्यों की चर्चा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि माननीय कलराज जी के सानिध्य में ये देश के हमारे बड़े नेता जो है पले बढ़े हैं। बहुत और देवरिया में आके इस तरह से उनके बारे में चर्चा करना माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग गौरवान्वित थे कि यार हम लोग के भी जितने बड़े नेता थे। बिल्कुल, अगर क्षेत्र से कोई व्यक्ति ऊपर तक उठता है तो कहीं ना कहीं एक गर्व का विषय तो होता ही है। वर्तमान सांसद जी जो हैं देवरिया के कुशीनगर के, तो प्रोजेक्ट कुछ लाए हुए हैं, आपको पता है कि नहीं? देखिए, भगवान सांसद जी IITN है, पढ़े लिखे बंदे हैं, वो इसरो का कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के बूथ चलो अभियान चालू हुआ जी। तो पहली बार उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि उनके पिताजी के भी हम लोग बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। उनको सांसद के चुनाव में मैंने बहुत बड़े सहयोगी हम लोग विधानसभा में साबित हुए, तब हम लोग स्टूडेंट थे, और उनके जो समधी थे वो हम लोग के गुरु थे। तो उनके समधी ने हम लोग को जोड़ा था अपने समधी से, यार ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आपकी बहुत मदद करेंगे। जब भी आते थे मेरे घर अपना आना जाना, हम लोगों ने उनके लिए काम भी किया। तो एक रिश्ता बना हुआ था।
2019 से मुझे फोन किए कि विजय जी आपके ब्लॉक में हमको मुझे बुलाइए, कोई कार्यक्रम कराइए। तो मैंने कहा कल बूथ चलो अभियान की शुरुआत है, आप आइए, आप भी शुरुआत हो। तो अक्सर होता क्या है कि कोई सिटिंग सांसद है, कोई तैयारी कर रहा है, तो जल्दी क्यों किसी को लिफ्ट नहीं देता है कि कौन इस नेता के खिलाफ दूसरे को बुलाने जा रहे हैं, तो यार कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। बिल्कुल दिक्कत ना, लेकिन हमको बुलाए थे और वो आए और मुझे मेरे ब्लॉक से बूथ चलो अभियान को शुरुआत किया। मेरे साथ फोटो वीडियो, गाँव में जाना उनका जो है मुझे अच्छा लगा, और एक समय देखिए प्रोफेसर बन गया है। जैसे हमने इसरो और वो इसरो का देखिए, इसरो का क्या है, इसरो ने इस देश में बहुत से एनजीओ को भी कुछ वर्क दिया उसने। ये प्राइवेट के वर्क हैं, हम इसरो का नहीं कह सकते हैं जी। जो चर्चाएं जो बनी हुई हैं, इसलिए जो एनजीओ है, एक एनजीओ थी जिसको वर्क मिला था कुछ ने अगर उसने काम किया था देश में, मुझे लगता है खासतौर से यूपी में 9 या 12 जगह कंपनी प्राइवेट एनजीओ वालों ने काम किया, उसमें हमारा कुछ नगर भी था। ठीक है, पॉलिटिकल आदमी चाहता है कि मैं अपने बैनर तले लोगों प्रेजेंट कर सकूं कि मैंने ये कराया। नो डाउट कि उनका इस विषय में क्रिएटिव सोच बहुत बड़ी है। पहली बार जो हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें 600-700 बच्चे जो भागीदार हुए, हमारी विधानसभा के बच्चे भागीदार नहीं हुए, ये जिले के बच्चे उसमें जो है नहीं अपने बाहर के लोग थे, लेकिन एक प्रेजेंट करके हमने नए बच्चों में उत्सुकता जगाई है कि ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। और इस बार संजोग से मुझे लगता है कि जो होने जा रहा है, हमारे सांसद जी ने अपने ही एनजीओ पे उसको लिया है। जैसा उनका एक शायद कोई एनजीओ है जिसका नाम मैंने भी सुना था, याद नहीं आ रहा। ये ऐसा क्षेत्र है ना भाई साहब, एनजीओ को लोग गलत समझता है, लोगों को लगता है पैसा कमाने के लिए एनजीओ बना लिया है, और एक एक आदमी को समझाना बहुत टफ काम है। जागृति फाउंडेशन जो है, और आज से नहीं चल रही है जागृति फाउंडेशन, वो आज से नहीं चल रही है। जागृति फाउंडेशन बहुत पहले से चल रही है, मुझे लगता है उसकी उम्र बहुत लंबी है जागृति फाउंडेशन की जो है। ठीक है, उसमें जो इम्प्लाई है जागृति फाउंडेशन, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिन रात उस पर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं। तो राजनीति और मार्केटिंग मुझे लगता है दोनों पैरेलल है, एक दूसरे दोनों पैरेलल है। अगर वो बच्चे काम आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, पूरा कह सकते हैं, हाँ, वो बच्चे अगर काम आ जाते हैं पॉलिटिक्स में तो बुराई क्या है उसमें। नो डाउट कि उनकी क्रिएटिव सोच बहुत अच्छी है, तो पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अपने कार्यकर्ताओं को मिला के समझ बैठा तो काम मैं करते जानना हैं। चाहूंगा, चूंकि आप उनके काफी करीबी माने जाते हैं, काफी तालमेल बैठता है आप लोगों में, तो उस प्रोजेक्ट पर क्या क्या हुआ? देखिए, हमारे यहाँ चेतना तो जगी युवाओं में जी, हाँ, इसमें कहीं को मतलब चेतना जगाने के लिए काम किया गया। जिसके अंदर चेतना नहीं जगी वो आगे रास्ता कैसे ढूंढेगा। सबसे बड़ी बात तो यही कि आपके अंदर मरी हुई जो चेतना उसको जगाइए कि ये भी हो सकता है मेरे। उनकी कोशिश है अमृत प्रयास के माध्यम से देवरिया का विकास से, उन्होंने एक नाम दिया है अमृत प्रयास, तो उस पर लगातार लगे रहते हैं। अब देवरिया हमारा रेलवे स्टेशन, हमारे बाईपास, दुनिया भर के उसी के योजना का तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में नो डाउट कि हमारा देवरिया प्रॉपर, हमारा पथरदेवा और हमारा रामपुर कारखाना थोड़ा बहुत कमजोर रहा, और कुशीनगर का हमारा फाजीनगर और तमकुहीराज जो उनके लिए बहुत एग्रेसिव रहा। अच्छा, देखा जाता है कि देवरिया और कुशीनगर दो अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक संसदीय क्षेत्र जो है कुशीनगर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए अलग? अब केवल यही नहीं है, हमारा सलेमपुर भी है, हमारा बलिया भी है, बनारस भी है। तो सलेमपुर को तो है ना, ऑलरेडी वहाँ के सांसद हैं, तो कुशीनगर सलेमपुर में भी बलिया का 2 विधानसभा क्षेत्र है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्षेत्र वर्ग जो भी है उसका बांटना चाहिए ना। हाँ, ये परिसीमन अभी जस्ट आपका परिसीमन की जो चर्चा चल रही है देश में, क्योंकि कुशीनगर अलग डिस्ट्रिक्ट है तो जिला वाइज वहाँ भी बलिया अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी चंदौली हमारा अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी हमारा प्रयागराज अलग डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि होना चाहिए नहीं उनसे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। आपका कहने का मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लोकसभा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुसार, और ये क्षेत्रफल के अनुसार कभी नहीं बढ़ता है। लोकसभा का परमिशन जनसंख्या के आधार पर बढ़ती है, वही बोल रहा हूँ मैं ना, जनसंख्या के आधार पर बढ़ती है। अगर हमारी जनसंख्या कम होती है तो हम दूसरे से ले लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि
इसीलिए बात हो रही है कि अभी जो हमारे देश में जो लोकसभा का परिसीमा है वह संख्या बढ़ के मुझे लगता है 500 से। अरे श्रीमान, तो आप इसलिए- बताइए ना कि कुशीनगर में कौन सा जनसंख्या कमी है? कुशीनगर भी तो बड़ा क्षेत्र हो गया है। परिसीमन कुशीनगर होने में कितने सारे विधानसभा आते आप परिसीमन होने तो दीजिए, जनगणना तो पूरी होने दीजिए। हैं। जी चलिए, तो फ्यूचर की जनगणना पूरी होगी, परिसीमन होगा। संभावना की बात है, होनी चाहिए। संभावना नहीं है, ये सरकार का फैसला है, हम करके रहेंगे, बढ़िया है। हम इसको क्योंकि- करके रहेंगे। जो देवरिया के सांसद हैं वो कुशीनगर के सांसद हैं, जो देवरिया के एमएलसी हैं वो कुशीनगर के एमएलसी हैं। बात कर ली जाए विपक्ष की भूमिका, तो विपक्ष आए दिन सवाल उठाता रहता है आपकी सरकार पर कि आपकी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एक तरफा सरकार चलाने का आरोप लगाया है। तो उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो आदित्यनाथ योगी जी हैं वो बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो निर्दोष जो घर हैं उनके भी घर ढाए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या सोच है? ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताइए आप पूरे प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं ना, नहीं, हम आप क्या बताइए, example देखिए दें? उनका कहना, विपक्ष के नेता है, कुछ भी कहेंगे। आप पूरे प्रदेश में एक भी घर बताइए जो निर्दोष का गिरा देगा। वो तो कह रहे हैं। उनको कहने दीजिए। वो तो आप जैसे बोल रहे हैं, कहते हैं तानाशाही की सरकार। हमारी तानाशाही किस पॉइंट पे है? घर गिराए जा नहीं रहे नहीं, हैं। हमारी तानाशाही किस पॉइंट पे? हमारी तानाशाही वहां है जहां जो क्रिमिनल्स हैं, जो इसी देश की हवा खा रहा है, इसी देश का अनाज खा रहा है, इसी देश में वास कर रहा है, लेकिन बोलता है नहीं हम तो भारत की बात नहीं करेंगे, वंदे मातरों की बात नहीं करेंगे। हमारी तानाशाही वहां है। और मैं भी कहता हूं, अगर भारत का सांस लेना है, भारत के अगर ऑक्सीजन से जिंदा हो, तो भारत की बात करनी पड़ेगी। नहीं, तो ये तो होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होनी चाहिए। और ये तानाशाही दिखती है अगर हमारे विपक्ष को, तो ऐसी तानाशाही भारतीय जनता पार्टी को डे बाई डे करनी चाहिए। लेकिन श्रीमान, उनका साफ साफ कहना है कि निर्दोष का घर तोड़े जा रहे आप मुझे बताइए ना किस निर्दोष का घर तोड़ा गया? मैं ये बात कैसे क्यों नहीं कह अखिलेश सकता हूं? यादव जी वो अपनी फहरिस्त क्यों नहीं बताते हैं? आप बाहर चिल्लाएंगे, अखबार को चिल्लाएंगे, सदन में नहीं बोलेंगे। आप आइए सदन में साक्ष्य के साथ बोलिए ना, कहें ये निर्दोष है, इनके घर गिरा दिए गए। वो पीडीए की बात करते रहते हैं, कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो अपने घरों में कहीं नहीं पीढ़ी लगा देते हैं, अपने पार्टी में क्यों नहीं पीढ़ी लगा देते हैं? मतलब पीडीए की अपने घरों भर में सारा संगठन लेके बैठे रहेंगे, वहां पीढ़ी नहीं चलेगी। मतलब ये तो आपको नहीं लगता है कि अगर अपने संगठन में अपने घरों से निकल करके या अगर विस्तार किया होता, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस दल को कार्यकर्ताओं का पार्टी बना रखा है, ये किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ठेला वाला एमएलए हो जाता है, घर में बर्तन बाजने वाली कैबिनेट मिनिस्टर हो जाती है, सब्जी बेचने वाला मऊ में एमएलए हो जाता है। तो ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मतलब पक्षवाद, परिवारवाद दिया गया ना। हाँ बिल्कुल आया, तो सपा जो उसी पे खड़ी रहेगी तो उसका क्या होगा? आपकी पार्टी जो है, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपसे एक सवाल पार्टी। करते हैं, हम आपसे एक सवाल करते हैं। अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र जी, है ना? ऐसी क्या खासियत थी नेताजी में कि उनको कहा गया धरती पुत्र? हम भी कहते हैं धरती पुत्र, और मैं मानता हूं, कहा जाता है कि कौन कहता है ये तो मैं भाजपा में रहते हुए उनको धरती पुत्र कहता हूं। हमने उनके कार्य को, उनके व्यवहार को देखा है, इसलिए मैं कहता हूं धरती पुत्र थे। और नेता शब्द जो है मुलायम सिंह यादव पे सूट करता है, यानी कि नेता के जो पुत्र थे वो मुलायम सिंह में थे, और आप उन्हीं के पुत्र हैं, आप धरती पुत्र नहीं बन पाते हैं। व्हाट इज रीजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में एक घटना भोजपुर में घटी है। भरत तिवारी आए दिन शोषित वंचित समाज, जो भी शोषित वंचित लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते थे। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं, वर्तमान में सोशल मीडिया पे ट्रेंड की जा रही है कि उनका जो इनकाउंटर है फेक किया गया है, जबकि कुछ चीजें सामने आई हैं वीडियो में, वो गन फेंक दिए थे, खुद को सरेंडर किए थे, किंतु उनका इनकाउंटर कर दिया गया। इसके प्रति आपकी क्या सोच है? क्योंकि उसी पार्टी से आप भी हैं और वही पार्टी नहीं, वो हमारी वहाँ पार्टी नहीं गई है इनकाउंटर करने के लिए। तो पार्टी पहली के बात नहीं, नेता जो हमारी है, पार्टी की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन स्पॉट पे पार्टी नहीं गई है। एक एक जो कांस्टेबल है, एक एक जो दरोगा है, वो मेरी पार्टी नहीं है। उसमें डिफरेंट विचारधारा के लोग भी हैं। हम वर्दी पहन के गांव में गए हुए हैं और मैंने अनैतिक कदम उठा लिया, इसका मतलब कि हमारी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, उसके नेचर को हमने डेवलप नहीं किया है। पुलिस में भी लोग क्रिमिनल्स हैं, मैं कहता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं सरेआम कहते हैं मैं तो सरकारी गुंडा हूँ। इस घटना के प्रति आपकी क्या सोच है? नहीं, घटना गलत है।
ऐसा होना चाहिए। एकदम गलत है। और कभी भी पुलिस को वर्दी पहन करके सेवा की भाव में होनी चाहिए। पुलिस सत्ता की केंद्र बिंदु जरूर होती है, लेकिन पुलिस को यह कृत्य जो है कभी नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी के बाद उसको गोली मारो। और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा भयंकर, मैं कल का ऑडियो सुना एक थानेदार महोदय का जो इनकाउंटर में शामिल थे, वो कहते हैं उसकी किस्मत में वही लिखा था। मैंने कह सकता हूं कि संवेदना से जीरो वह व्यक्ति है जो खाकी वर्दी में है। और ऐसे लोगों की जगह नौकरी में नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों की जगह सलाखों के भीतर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वर्तमान में जो आपके तमकुही राज की पृष्ठभूमि है, यहाँ के जो युवा हैं वो आपसे किस बात की उम्मीद रखते हैं, किस चीज की उम्मीद रखते हैं? सबसे बड़ी उम्मीद तो उनके अंदर है कि ये ईमानदार आदमी ईमानदारी का राजनीति करेगा और ईश्वर करे कि प्लेटफॉर्म मिले। उसके बाद आपको बुलाऊंगा। मैं और तो हूँ पता है कहाँ रहेंगे मैं नहीं जानता नहीं हूँ, हूँ। लेकिन आप जरूर आइएगा जब 6 महीने और साल भर कार्यकाल बीत बिल्कुल, जाए। 8-9 महीने बचा है। नहीं, कहीं प्लेटफॉर्म मिला, अगर उसके 6-7 महीने कार्यकाल बीत गए उसके बाद आप आइए। बिल्कुल, अगर आपको हाँ। मौका मिलता है आपके तो जरूर आपके आऊंगा। क्वेश्चंस का आंसर प्रैक्टिकल दूंगा, कुछ बातें करके नहीं दे सकता। सर एक और चीज है ना कि देखा जाता है कि क्षेत्र में युवाओं के प्रति आपकी काफी उदार भाव रहता है। आप मिलनसार भी हैं और एक बहुत बड़ा जन समूह जो युवा का वर्ग का है वो आपके पीछे लगा हुआ है। तो युवाओं में पैठ बनाने की कोई खास टेक्निक? कोई खास टेक्निक नहीं है, तो आप अपना- उनकी व्यथा को सुनता हूँ। मन की व्यथा। आप कहिए कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे रोजगार मिल गया होता तो क्या मैं कुर्ता पजामा पहनता? मतलब नहीं रोजगार मिलता। में कुर्ता पैजामा से क्या मतलब? अभी पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल एक लैंग्वेज अपने संबोधन में कहा कि देश में 1 लाख युवा आ गए हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिनको राजनीति करानी। जी, उनको ये बात लगी कि जो नया युवा है, पढ़ा लिखा है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो नई सोच का सृजन होगा, नई सोच से भारत हमारा आगे बढ़ेगा। वो जो बोलते हैं नया भारत, नई सोच, तो नया भारत नई सोच किसकी वजह से बने? युवा की वजह से। उनका युवा के पीछे ही हुआ है कि तुमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, सभी युवाओं ने मिलकर सरकार बनाई, तो देखो मैं नया भारत बना रहा हूं, नई सोच के साथ नया भारत बनता हूं। नई सोच किसकी आई? बुजुर्ग की थोड़े आई। लेकिन हाँ, एक अभी राजनीतिक कंपटीशन है, जो हमसे आगे वाला है वो कतई नहीं चाहता है कि हम आ जाए। सर चलिए हम आते हैं पुनः युवाओं पे ही आते हैं। क्योंकि मैं खुद युवा हूँ तो युवा की बात ज्यादा करता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल फेवर है। मैंने पूछा आपसे कि युवा आपसे किस बात की उम्मीद रखते हैं, किस चीज की उम्मीद रखते हैं? आप युवाओं से किस चीज की उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम युवा से इस बात की उम्मीद रखते हैं, जैसे 2-3 घटनाएं हमारे क्षेत्र में भी घटी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखता हूँ। जैसे सत्ता परिवर्तन हमारा श्रीलंका में हुआ, सत्ता परिवर्तन हमारा बगल की कंट्री नेपाल में हुआ, तो सोशल मीडिया पे हमारे भारत में भी इसकी जरूरत है। युवा जो है लिखना चालू किया, भारत में भी ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा जब नेता सड़क पे पीटे जाएंगे। और जब वो लिखने वालों की हिस्ट्री हम वो निकालते थे कि कहाँ गए, कौन रहने वाला है, परिवार किस दल से जुड़ा हुआ है, तो पता चला समाजवादी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, बीएसपी से जुड़ा हुआ है। मतलब एक अलग पार्टी विशेष के लोग हैं, विशेष पार्टी के लोग थे। अब लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण उनके दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन है कि अब भाजपा वालों की यही जरूरत है, जो श्रीलंका में हुआ, जो वहां पे हुआ। नहीं तो ये भारत है ना, ऐसा थोड़ी होगा। यही बोल रहा हूँ, जस्ट जो निर्णय ले लेना, ये हमारे यहाँ की युवाओं में थोड़ी सी कमी है। ऑन स्पॉट तुरंत बिना सोचे समझे फैसला कर लेना, ये उम्र का दोष हो सकता है। देखिए लेकिन मुझे लगता है कि भारत के युवाओं को थोड़ा सा सोच समझ के वेटिंग में मतलब आकर के हमें निर्णय अगर लेते हैं तो हमारा निर्णय और बेहतर होगा और भारत की गति जो है डेवलपमेंट की और भी तेज हो सकती है। बिल्कुल। आगे मैं जानना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति आपकी विजन, एक सोच, नजरिया किस प्रकार
है उसको आप व्यक्त करें। देखिए, देश के डेवलपमेंट में अभी तक जो है हमारे देश के पुरुषों का हाथ है। वर्तमान में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं की भागीदारी को रहे देश के विकास में, इसका पर उनका बहुत बड़ा जोर है और कार्य भी है। विधानसभा लेवल पे मुझे जिस तरह का विधानसभा है, जिसका ऐसा भूगोल है, अभी यहाँ 5 मुझे लगता है ऐसी कि महिला कॉलेज की जरूरत है, स्पेशली महिलाओं को आगे ला सकते। उनका प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक जब तक हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, एक मुख्य रूप से डेवलपमेंट में हम उनके भागीदार नहीं बना सकते। पढ़ाई हमारी नेसेसरी वर्क है, तो मूल पहले हमारा विषय वही होना चाहिए। किसी का बच्चा पढ़ता है मुंबई, किसी का बच्चा पढ़ता है गांव के प्राइमरी स्कूल में, तो मुंबई वाले का मुकाबला हमारा जो गांव वाला हमारा कर नहीं पाएगा। पढ़ भी लिख लिया तो उसके अंदर एक हीन भावना बनी हुई है कि मुंबई से पढ़ गया है, बिल्कुल सोच मुंबई से पढ़ गया है। तो हम जो अपना प्रेजेंटेशन करना भी चाहिए हमको, मेरे अंदर वो मैंने गुण भी है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुंबई वाले के आगे हम नहीं कर पाते हैं कि ऐसा ना हो यार मेरा मैं जो कहूँ वो गलत हो जाए। मतलब ये तो वही थॉट्स हो गया ना कि जो बच्चा होता है, हाथी का बच्चा वो छोटा रहता है तो उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, और जो वो बड़ा होता है उसके माइंड में सोच बन जाती है कि नहीं मैं इसको उखाड़ नहीं सकता। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, जैसे आप बुल का युद्ध देखते होंगे, बहुत लोग होते हैं जो मतलब बैल को गोद में उठा लेते। क्यों उठा लिए? वो मतलब 10 क्विंटल का हो गया तो भी, 5 क्विंटल का हो गया तो भी वो उठा लिया। रीजन से है कि उस बच्चे को शुरू से उठा रहा है, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी गोद में उठाया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, चौथे दिन, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ा उसने उठाते उठाते अपने हड्डियों की ताकत भी बढ़ा दी। मतलब एक माइंडसेट डेवलप करनी चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल हमारे अंदर थॉट होना चाहिए कि मैं इसके, यानी कि प्रैक्टिकल आप शुरू से रहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल आप शुरू से रहिए। जैसे क्रिकेट की दुनिया में मैं बोलता हूं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो केवल स्कोर बनाया, वो रनों का स्कोर बनाया, लेकिन जब भी भारत को जीतने की बारी आई, वर्ल्ड कप जिताने की बारी आई, तो गांव का धोनी आया। वो गांव से था, तेंदुलकर शहर से थे। तो ये कहना कि प्रतिभा केवल शहरों में है, ये 100% गलत है। एक छोटा बच्चा वैभव सूर्यवंशी, हाँ, तो छोटा इसलिए कहेंगे कि छोटा ही, वो आज बड़े लेवल्स की हालत बिगाड़ करके रखा हुआ है। ये तो सीख है, इसे तो हमारे गांव के युवाओं को सीखनी चाहिए। हमारे अभी गली गली फुटबॉल हो रहे हैं, गांव गांव जाइए फुटबॉल हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे वो गेहूं का खेत काट दिया और उसी में फुटबॉल खेल रहे हैं, अपना क्रिकेट खेल रहा है अपना। तो खेल तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसका एंटरटेनमेंट का वो साधन है। अच्छा, जैसे खेल की जिक्र हो गई तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले आज के टाइम में बहुत सारे युवा हैं जो स्पोर्ट्स की रुचि रखते हैं, जैसे चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेल करके मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हूँ, अच्छे लेवल पर जाऊं, और अलग अलग जो है। तो खेल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्टेडियम की आवश्यकता यहाँ है या नहीं, इस पर आपकी क्या नहीं है, तो सरकार इस पे काम भी कर रही है। वर्तमान की जो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री सरकार चल रही है, भाई नरेंद्र मोदी, जिस गांव में भी हमको जगह मिली है सरकार ने वो स्टेडियम बनाई। अब मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ खासतौर से जहाँ हम लोग बैठे हैं, और विधानसभा लेवल पे उठा लीजिए, हमारे बांसगांव में बना है, हमारे गौरी श्रीराम में बना है, हमारे बिहार बुजुर्ग में बना है, हमारा जो दाऊगंज मार्केट है वहां बना है। ब्लॉक स्टेडियम है ना वो? हाँ, ब्लॉक स्टेडियम है, लेकिन बड़े लेवल की पर्याप्त जगह है। अब रही बात इंटरनेशनल स्टेडियम, आपका कहना है राज्य लेवल का स्टेडियम, तो उसकी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे नहीं है। मैं मिनी स्टेडियम कम से कम बने, मिनी स्टेडियम बने हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो उस लायक स्टेडियम बने हैं। ऐसा नहीं, जब गौरी श्रीराम आप जाकर देखिए, बिल्कुल वो एक मानक के अनुसार हमारा बना हुआ है। लेकिन ग्रामीण बच्चों के हिसाब से जो कुछ चाहिए वो हमारा आपको कहते हैं मुन्नीपट्टी ग्राम सभा है, वहां ही बना है। बिहार अभी में चले जाइए तो मुझे लगता है कि जो पार्क बने हैं, स्टेडियम टाइप का पार्क बना है, सुबह सुबह 500 से ज्यादा लोग उसमें जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो वेलनेस के फिट इंडिया के जो हमारी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसके तहत वर्क बहुत हो रहा है, इस पर कहीं हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो
स्वास्थ्य प्रायोरिटी रहता है, शिक्षा है और बाकी चीजें उसके बाद ही आती हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पर आपके क्षेत्र में कितना सुधार की आवश्यकता है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कोविड के आने के बाद तो सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निर्णय आए वो अकल्पनीय है, बिल्कुल अकल्पनीय। पहले पूरे देश में हमारे कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स थे, वो संख्या आपको ही पता है, और आज की डेट में वो 3 गुनी है। तो आपदा मेडिकल कॉलेज तो जिले जिले में है जी। मेडिकल कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बन रहे हैं, और बिहार में भी देखिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां सरकार क्रिएटिव है, वहां इस पे हमारा बहुत फोकस है। लेकिन जो कुछ प्राइवेट जो अस्पताल है, जो गांव-गांव खुले हुए हैं, मुझे लगता है बिना मानक पूरा किए हुए, उनसे तकलीफ तो हम लोगों को भी है। लेकिन थोड़ी सी उनके पास सिंपैथी इसलिए रहती है कि कोविड के टाइम में हमने देखा उस सरकारी डॉक्टर ने तो अपने आगे शीशा लगा दिया कि हमारी किसी कोविड पेशेंट से भेंट ना हो। तो मतलब वो तो प्रोटेक्शन लेकिन है। प्राइवेट वाले और झोला छाप डॉक्टर वालों ने बहुत लोगों की जान बचाई, बिल्कुल ये सत्य है। बहुत लोगों की जान। अगर वो उस समय न होते तो मुझे लगता है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ गई। बिल्कुल, उन्होंने काफी तो थोड़ी सिंपैथी हम लोग उनके साथ रहती है। विषम परिस्थितियों में सरकार के जो अपॉइंटमेंटेड लोग हैं वो भाग लिए, उनका फार्मासिस्ट भाग लिया, लेकिन हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो संवेदना के साथ लोगों का इलाज करता था। वो तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर है, जो उसके मालिक हैं, अरे आप भी भारतीय हो, भारतीय का इलाज करते हो, उसको धन उगाने का साधन मत बनाओ, उसको सेवा के भाव में रहने दो। सेवा की कितनी मजदूरी चाहिए उतनी मजदूरी ले। शिक्षा की मैंने बात किया, इसके बाद शिक्षा पर क्या सोच है आपकी? भारत में तो एकल शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, मतलब वन एजुकेशन हाँ, वन नेशन वन एजुकेशन। मैं इसका पक्षधर हूँ। मतलब जो सीबीएसई पैटर्न वन सिलेबस पूरे भारत में होना चाहिए, और जो बड़े विद्यालय हैं वहाँ की फीस सरकार को डिसाइड करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के जो भी है पैटर्न, जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं, तो उनको लेकर के अपनी हम पहले अपने बचपन की आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ स्कूल की। तो सपोज करिए हम कक्षा 4 में पढ़ते थे, मेरा जानने वाला कक्षा 3 में पढ़ता था, मैं कक्षा 4 से 5 में चला गया। जब वो 4 में आता था तो सबसे पहले मेरे घर आता था, वो मेरा सारा किताब मांग के ले जाता था। बुक शेयरिंग का तो काफी ज्यादा रहा होगा उस टाइम। किताब मांग के ले जाता था कि अब मेरा बेटा आ गया 4 में, बाबू अपनी किताब दे दो, हम लोग दे देते थे। वो फिर ले आके नया उस पर जिल्द चढ़ाता था, नया बना के उसको किताब खरीदनी नहीं पड़ती। बच्चे बच्चों से दोस्ती कर लेते थे, अपने सीनियर बच्चों से, कि जब ये क्लास चेंज करेगा तो मैं सब किताब ले लूंगा। वो किताब के चक्कर में बच्चों की दोस्ती आपस में बहुत बनी रहती थे। कितना बड़ा रैकेट इस देश में काम कर रहा है, वो किताब ही हर साल बदल जाती। बिल्कुल, ये बहुत और मेरे लिए वो कूड़े का साधन हो गया है। बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है आपकी। वो किताब जो है वो कूड़ा बन गया है, किसी के काम का नहीं है वो। अब पता नहीं क्यों सरकार हमारी जो है इस पे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मूल रूप से तो ध्यान नहीं देते। एक बार जो किताब प्रिंट हो गई, जिसकी भी लेखक की है, मुझे लगता है वो चलती रहनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन हमारे बिल्कुल हर समय अलग अलग शिक्षा की पद्धति क्यों, ये और अब गाँव का हमारा डिजिटल लाइब्रेरी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया कंसेप्ट आप लेके आए कि डिजिटल लाइब्रेरी। हमको घर में बैठने के लिए कह रहे हैं, शांति नहीं है, अब डिजिटल लाइब्रेरी में जाएंगे वो शांति है। अब मैं वहां टाइप पे पढ़ूंगा, लैपटॉप पे पढ़ूंगा, एयर कंडीशन है, हमको शांति है। जरा उन महापुरुषों को देखिए जो इस देश में अपना नाम लिखा गया, जिसने देश का निर्माण किया, चरित्र का निर्माण किया, जिनके वंशज बन के हम लोग पढ़े हैं। क्या वो डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़े? आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करिए। लेकिन हमारी जो मूलभूत है, जहां से हमारी उत्पत्ति है, उसको हम भूलते जाएंगे। और मुझे लगता है हर क्लास में जाने वाला बच्चा नया किताब खरीदेगा तो इतना उसका इकोनॉमिक क्षमता कहाँ है कि गांव में पढ़ने वाला बच्चा। जब वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन होने की बात की जा सकती है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? इनका सोच बिल्कुल जायज है और आपकी इस सोच की मैं सराहना करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन ये भी वन नेशन वन एजुकेशन ये भी होना चाहिए। और एकल शिक्षा प्रणाली उससे रिलेटेड है। एकल शिक्षा प्रणाली में क्या था, यहाँ के एक सांसद हुआ करते थे माननीय मोहन सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पहले
वो शासन के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष थे वो। 1959 में कमेटी बनी एकल शिक्षा पे, उस कमेटी को अध्यक्ष बनाए गए और एकल शिक्षा प्रणाली में उन्होंने उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा गवर्नमेंट को, कांग्रेस गवर्नमेंट को, कि प्राइमरी स्कूल जो गांव का विद्यालय है, गांव के विद्यालय में अगर गरीब का बच्चा जिस बेंच पे बैठ के पढ़ेगा उसी बेंच पे उस गांव का आईएएस का बेटा भी कक्षा 5 तक पढ़ेगा। ये बेहतर सोच थी। उसी बेंच पे बैठेगा। अगर आईएएस आईपीएस अपने बेटे की मॉनिटरिंग करेगा तो उसी बेंच पे उस गरीब के बेटे की मॉनिटरिंग हो जाएगी। बिल्कुल। कक्षा 5 के बाद ही उसको ऊपर किसी कहीं लेके जाना है, लेकिन कक्षा 5 तक उसको गांव में पढ़ाना है। बहुत दिनों से ये हमारी सिफारिश पेंडिंग थी और मुझे लगता है कि जब एस्कूट हुआ, इसको लागू करने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू करने के लिए, हाई कोर्ट ने कहा, तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी इस प्रदेश में, सरकार ही चली गई सुप्रीम कोर्ट। आप कल्पना करिए, ये तो बड़ी विडंबना है। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्थगन प्राप्त कर लिया गया और ये निर्णय एस्कूट नहीं हो पाया। कोविड के समय में देखा गया था कि आपने काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की मदद की थी, फूड चैन को जारी रखा और चीजों को बड़े पैमाने पर सर्कुलेट करवाया, जन जन तक खाद्य सामग्री को पहुंचाया। तो इसके पीछे की आपकी क्या दृष्टिकोण रही और उस समय ये जन भावना, चूंकि थोड़ा बहुत होता है समझ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आपने किया, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने आपको मदद भी किया उस दौरान, हाँ, सर्कुलेट भी हुआ। तो इसकी मैं जिक्र करूं आपसे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपदा है और आपदा कहीं बता के नहीं आती है, सर्टेन आती है। और देश का कोई भी परिवार आपदा से निपटने के लिए प्री प्लान में नहीं रहता, प्री प्लान में नहीं। हम लोग देखते थे जब दोपहर में निकलते थे कभी कभार पुलिस वालों के चुप पे कोविड में, तो पूरा इलाका में शांत, एक आदमी नजर नहीं आता था। खासकर जो हमारा गांव है जहां मैं किचन चलाता था, वो नोनिया समाज के, चौहान समाज के लोगों की आबादी वहां ज्यादा है। सुबह कुदाल लेके खेत में जाना, यही उनका मजदूरी ही मेन है। अगर नहीं मिला आज कुदाल चलाने की नौबत, तो मुझे लगता है शाम का भोजन भी उनके घर में नहीं मिला। तो हम उधर गए हुए थे देखने के लिए, घर से कोई नहीं निकल रहा। एक आदमी निकला, बोला दो खाने की भी दिक्कत है। हाँ, उसी गांव में, उसी टोले में प्राइमरी स्कूल था। फिर हम लोग जो प्राइमरी जो रसोईया थी उसको बुलाए, फिर मार्केट में होटल वाला है उसको बुलाए कि भैया इस कोविड में भी तुम लोग को खाना बनाना है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए बनाना है, तुमसे किसी को इन्फेक्शन ना हो। और मैंने उसको सोशल मीडिया में डाला कि ये किचन चल रहा है। पहले दिन एक राय साहब को मैं फोन किया कि भाई 1 कुंटल चावल और दाल और तेल भेजिए। बड़ी हंसी खुशी से उन्होंने लदवा के जो है टैक्सी पे भेज दिया और उनके भेजने का हमको सोशल मीडिया पर डाले कि फला के यहाँ से आज प्राप्त हुआ। फिर दूसरे ने भेजा, उनको मैंने लिखा, फिर तीसरे ने भेजा। तो उस समय क्या है, घरों में रहने के नाते लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा थे। सोशल मीडिया पे लोग और कोई खुराक मिलता नहीं था उसमें। जैसे आपने किसी भेजा, मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की, सोशल मीडिया पे पूरा इलाका जाना, 200 लोग आकर को थैंक यू बोलते थे, बधाई देते थे। अगले को लगता था हम भी भेजें उसमें। उसके सबसे इंटरेस्टेड कहानी ये है कि चलाया जरूर हमने किचन, स्टार्ट हमने जरूर किया, लेकिन मेरा 1 रुपया नहीं लगा। मतलब आपने एक शुरुआत की और कारवां आपने सर, सऊदी अरब से भी पैसे उसमें आए, अकाउंट में पैसे आते थे, दुबई कमाने वाले लोग भी पैसे भेजते थे उसमें। और मैं तो कह सकता हूं, मैं नाम नहीं रखना चाहता, कि फर्स्ट चांस जो है एक सेवरई नगर पंचायत का एक सभासद जो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझसे नहीं जुड़ा हुआ था, वो अपनी गाड़ी में 5 सेवा की भावना से लोग, वो अपनी गाड़ी में 4 टीना तेल और 1 बोरा प्याज, 1 बोरा आलू और 1 बोरा चावल, 1 बोरा आटा लेके पहुंचता है वहां पे। वहां जाके मुझको फोन मिलाता है, विजय जी बाहर आइए, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। मतलब जनसेवा का भावना बहुत बड़े लेवल। मेरा उससे राजनीतिक मतभेद रहा था, लेकिन वो भी उसमें भागीदार बना। और मैं तो जब किचन बंद हुआ तो भी 62-63 हजार रुपए के सामान बचे हुए थे उसमें, और एक किराना वाले को देकर के एक डिवाजी में पैसा आज भी पड़ा है। क्योंकि जो चर्चा है हम लोगों के बीच यहाँ तमकुही राज की ज्यादा हो रही है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो व्यापारी वर्ग है, वो जो
मार्केट में अपनी चीज़ों को, अपने जो भी है प्रोडक्ट्स वगैरह सेलिंग कर रहे हैं, जैसे चौक चौराहे पे जो छोटे ठेला व्यापारी हैं या फिर जो बड़े व्यापारी हैं, इनकी बेहतर मतलब संचालन हो सके, ये लोग बेहतर अपने रोजमर्रा के जीवन में रोजगार को और बेहतर कर सकें, इन पर आपकी क्या विजन है? देखिए, व्यापार की प्रगति, जिस नाम के आगे व्यापारी लग गया यानी कि वो ईमानदारी का प्रतीक हो गया, वो कभी बेईमान नहीं हो सकता। और व्यापार की प्रगति सर्वदा कैपिटल पे डिपेंड है कि हमने व्यापार में कितना कैपिटल लगाया। नो डाउट कि आजकल मैं देख रहा हूं कि जिस जगह पे हमें जिस व्यापार की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी वो व्यापार की दुकानें जो खोल ली गई हैं और दिन भर हमारा जो धनी वहां बैठा रहता है, उसकी सेल उस प्रकार से नहीं, उस तरीके से नहीं मिलती है। इसमें बहुत बड़े काउंसलिंग की भी जरूरत है बिल्कुल, कि किस क्षेत्र में हमको कौन सा व्यापार करना है। ये स्वाभाविक है कि गोरखपुर हमारा जो है इतना बड़ा व्यापारिक सेंटर हो गया है कि अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में किसी जगह को डेवलप नहीं होने देता है व्यापार के दृष्टिकोण में। देवरिया इकोनॉमिक लेवल वहीं रह गया, पटरौना वहीं रह गया, कुशीनगर वहीं रह गया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, सब सब ठप। और ये सारे लोग गोरखपुर। यहां से एक आदमी को भी हीरो होंडा का बाइक लेना हो, एजेंसी यहां भी है, लेकिन लेता वो यहाँ से गोरखपुर जाता है, सोचता है कि हीरो होंडा मिलेंगे, मॉल में एक ब्लैकबेरी का शर्ट खरीदेंगे, उसमें मोची का जूता खरीदेंगे, उसी में आइसक्रीम खाएंगे, उसी में दोपहर का खाना खाएंगे, उसी में 100 पिक्चर देख लेंगे। ये तो वो बाइक के बहाने वहां चला जाता और 4 और दुकानों के इकोनॉमिक लेवल वहां बढ़ा के चला जाता। लेकिन उसके अंदर जब काउंसलिंग के माध्यम से हम ये बात बोलेंगे, यार वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल, थोड़ा अपने को ध्यान दो कि हमारे यहाँ जो बैठा हुआ है वो भी तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है, बिल्कुल हमारे भरोसे बैठा हुआ है, उसके व्यापार को प्रमोट करोगे, वो कल तुम्हारे काम आएगा। लेकिन आप यहाँ से गोरखपुर जाके उस व्यापार को प्रमोट करोगे, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। आप यहाँ यज्ञ करते हो तो रसीद लेके चंदा मेरे पास आते हो कि विजय जी यहाँ बड़े व्यापारी हैं, फला आदमी यहाँ बड़ा व्यापारी है, चंदा उससे मांगते हो। देवरिया कोई कमजोर किसी डेथ हो गई तो उसके अंतिम प्रमोद का चंदा आप यहाँ मांगते हो, यहाँ कुछ कर दो। लेकिन जब तुमको 10 रुपया देने की बात आई, तुमको व्यापार से किसी को बढ़ाने की बात है, तो आप गोरखपुर देख रहे हो, बनारस देख रहे हो, दिल्ली देख रहे हो। ये एक काउंसलिंग के माध्यम से ही हम लोगों में बात को डाल सकते हैं। इसीलिए हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। जी, आप लोकल को बढ़ावा दो, उसको वोकल करो। जैसे एक और, जैसे आपने जिक्र किया कि जो बाइक बाकी लोग खरीदने जाते हैं वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो कुछ ये भी होता है ना कि इनसिक्योरिटी का भावना होता है कि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे जो हम खरीद रहे हैं जो चीजें वो शुद्ध हैं, सही हैं, जेन्युइन है या नहीं, वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं, इनसिक्योरिटी की भावना उसके नहीं है। देखिए, ब्रांडेड चीजें सब जगह जो बिक रही हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े शहर की तरफ पलायन तो सबका हो रहा है जी। हाँ, और मुझे लगता है कि लोकल डेवलपमेंट ही इस पलायन को जाकर रोक पाएगी, और इस पे सरकार काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से अगर देवरिया जाएंगे तो एक मल्लूडी पड़ेगा रास्ते में, वहाँ एक पकौड़ी की दुकान है, कभी खाए वहां पे? वहां पर जो शायद मैं खाया हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रहा है। मुझे लगता है कि लोग गोरखपुर से चलते हैं तो कोशिश करते हैं मेरी गाड़ी वहीं रोके। गोरखपुर से अगर लोग बिहार के लिए चलेंगे तो कोशिश करते हैं मेरी गाड़ी वहीं रोके। उसने गुणवत्ता को मेंटेन किया, क्वालिटी को मेंटेन किया, और गोरखपुर किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर उसका सामान। बिल्कुल क्वालिटी आप देंगे तो कहीं। और दिन भर में करीब 1000 गाड़ियां वहां पे रुकती हैं। सिमिलर कंडीशन आपका किलोमीटर 93, जब आप फैजाबाद से आगे बढ़ेंगे, जहां से 93 किलोमीटर हमारा लखनऊ है, जो माइलस्टोन 93 का लगा है, वहां बाई साइड में एक यादव जी की दुकान है। व्यापार की बढ़ावा में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी होता है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्राइस। तो इन तीनों चीजों पर अगर ध्यान आप देंगे तो बिल्कुल बेशक व्यापार आपका बढ़ेगा। अगले सवाल पर चलते हैं सर। सवाल यह है कि चूंकि सवाल पहले करना चाहिए, मैं बात में कर रहा हूँ। निषाद पार्टी के दौरान एक घटना घटी थी, एक युवक की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके उपरांत आपने काफी
उदार व्यवहार को अपनाते हुए, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए आपने उनकी अंतिम क्रिया को, और जो होता है कि अंतिम संस्कार तक आपने उनका साथ निभाया। देखिए, वो एक कार्यकर्ता था और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है। उनके सहयोग से हमारी सरकार में वो सहयोगी दल है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर संजय निषाद जी, उनका कार्यक्रम से पद यात्रा उनकी विधानसभा में होनी थी और वेलकम के लिए यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बिफोर जो है तमकुहीराज का बिफोर जो है बहुत से ऐसे पार्टी के वर्कर खड़े थे वहां पे उनका वेलकम करने के लिए। हम लोग भी अपनी बाउंड्री के आगे खड़े थे, भाई हमारे सरकार के मंत्री हैं, यहाँ पे आएंगे तो हम भी मजाक करेंगे। लेकिन वो 1 किलोमीटर बिफोर घटना घटी जहाँ मैं उपस्थित नहीं था। वहाँ हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी वहाँ उपस्थित थे और चूंकि वो निषाद पार्टी की कैंडिडेट रहे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ उनका उपस्थित होना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। वो अचानक वो जेसीबी लगी उनके वेलकम में, दोनों दिशाओं से जेसीबी खड़ी थी, वो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें वो बैठ गया। पीछे एक ट्रक वाला जब आया तो उसके पिछले हिस्से से उसको ठोकर लगी, जेसीबी पलट गई और गिरे तो 4-5 लोग, लेकिन उसमें बाकी लोग मिट्टी भी गिरे। वो अचानक लड़का जो है रोड पे आ गया, उसका डेथ हो गई। लेकिन डेथ के बाद क्या हुआ, उसका भाई जो था एक बेंगलोर में था, इतना कमजोर परिवार था, उसके भाई के पास अचानक वहां से आने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो हम लोगों ने उसके भाई का फ्लाइट का टिकट कराया गोरखपुर से दूसरे दिन वो घर पे आया। तो उसका अंतिम संस्कार में जब हम लोग घर गए तो उसका छोटा सा एक रूम, तो जब हम लोग देखा तो मुझे लगा कि बिना मदद का ये परिवार जो है सरवाइव नहीं कर सकता है। उसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, हम लोग सब लोग करे कि उसको जो सहयोग करना था अपना किया। लेकिन हमने भी कुछ उसके बच्चे के नाम पे जो है फिक्स डिपॉजिट किया, फिर उसके संपूर्ण जो ब्रह्मभोज का खर्चा होता है उसका हमने उठाया उसमें। क्योंकि मैं इस प्रश्न को, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आप किसी के अंतिम क्रिया में भी आप सवाल कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन घटनाएं घटती हैं और वहाँ पे जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई सामाजिक व्यक्ति हो खड़ा होता है और कहता है मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन बाद में सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, सब कहीं कोई और तो कहीं कोई और। बट आपने उस चीजों को उस तय तक मदद किया जहाँ तक आपकी विजन पहुंची, जहाँ तक आपकी कार्य क्षमता, आपकी उदार भावना पहुंची। देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं, आप बिहार बुजुर्ग में चले जाइए, एक गांव है वहां भी देखिए उसका फादर जो था वो मेरे साथ बेसमेंट था, पढ़ाई करते थे हम लोग। अचानक उसका डेथ हो गई, उसको 2 छोटे छोटे बच्चे थे काफी जो। मुझे तो शक, मैं जाके दोनों बच्चियों के नाम से कुछ डिपॉजिट किया रकम जो है। अभी जस्ट पिछले साल उसने उसके परिवार के लोगों ने बच्चियों की शादी की है और वो रकम जो है बढ़ते बढ़ते आज के डेट में जो है कुछ इस काबिल हो गई कि उसके शादी में अच्छा खासा सहायक हो गया वो रकम जो है। उस समय जब उन्हें किया तब तो छोटा था, लेकिन शादी तो उसकी 25 साल पे हुई तो वो रकम एक बड़ी हो गई। स्ट्रेटेजिक विजन तो से मैं कोई ये नहीं करता कि मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ कह के चला हूँ उसको पूरा ना करो। मेरे पास मेरी अपनी जो हैसियत है ऑन स्पॉट उसको करके आता हूँ और डॉक्यूमेंटल करता हूँ, मतलब उसको पेपर वर्क करके फिक्स डिपॉजिट। जी। अभी जैसे शंभू निषाद के परिवार में भी हमने किया तो बाकायदा उसका बैंक अकाउंट नहीं था, हमने पहले उसका बैंक अकाउंट खुलवाया उसकी बेटी का। बैंक अकाउंट खुलवा के फिर बैंक अपने खाते से पैसा उसके खाते में ट्रांसफर करके और ब्रांच मैनेजर को मैंने कहा कि इसको फिक्स डिपॉजिट का ही पेपर देना है, बाकी कोई पेपर नहीं। किसी भी लड़की के सर से जब उसके बाप का साया उठ गया तो उस परिवार की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने उसकी शादी है। बिल्कुल जब वो बड़ी होगी वो शादी का ठीक है। आज किसी घर में कैजुअलिटी होती है, आज के डेट में 1000 लोग उसका समाचार लेने जाते हैं, पूछते हैं, हमें संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उस दिन के बाद कुछ जो कोई नहीं जाता उसके वो परिवार कैसा अपना जीवन जी रहा है। अक्सर क्षेत्र में दिखाई देते रहते हैं और पार्टी की झंडा काफी बुलंदियों से ऊंचा करने की कोशिश भी करते हैं। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस फोटो सामने आती रहती हैं। अभी मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं।
पार्टी का आपने ये नहीं पहना है। एक होता ना कि जब कोई डेडिकेटेड संघ का कोई व्यक्ति मिलता है तो पार्टी का जरूर गमछा लगाया होता है। आप ऐसे सपा वाला गमछा सा मुझे लग रहा है। लाल है इसमें लगा हुआ। सपा का गमछा है जो आजकल, ये बात सही है कि भारत के राजनीति में रंग बट गए, पशु पक्षी बट गए, जानवर बट गए, दिन रात भी बट गया है और दिन भी बढ़ा है। ये भाजपा का दिन है, ये उसका दिन है। अब इसके कारण क्या है मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मेरे गमछे पे सवाल किया। ये जो इसमें ब्रांड है ना, डिजाइन जो है, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये खादी वाला लग रहा है। ये खादी का है। और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जो बेसमेंट में दुकान है, भाजपा की दुकान कह सकता हूँ, उस दुकान से लिया हुआ है। तो मतलब भाजपा के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के रंग? नहीं, आपको गलत जानकारी है। सपा का तो ऐसा कोई रंग ही नहीं है। लाल रंग तो है ना? नहीं, ये जो कलर है, देखिए, लाल हमारा शुभ कलर है, ये उसका कलर नहीं है। ये कह सकता हूँ सपा का गमछा आजकल जो हम लोग गाँव में सबसे पहले जो छोटा छोटा चित्ती वाली जो गमछी आती थी, वो कार्यकर्ता। तो अखिलेश यादव जी भगवा गमछा थोड़ी लेंगे, पहनेंगे, वो तो लाल टोपी पहनते हैं। थोड़ी उनका विषय क्या पहनते हैं, खूनी पार्टी है, अयोध्या में गोली चलवा के सबको लाल कर दिया, इसलिए वो लाल पहनते हैं। चलिए, अंतिम में अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, कौन से अपील करना चाहेंगे, खास करके युवाओं से? देखिए, युवा वर्ग से, खासतौर से इस विधानसभा से, अगर वो मैं इस बयान को देख रहे हूँ, तो सबसे पहले तो उन लोगों को भाई हमारा प्रणाम है। जो छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है, जो बड़े हैं उनको जो है हमारी तरफ से प्रणाम है। इतना जरूर कहूंगा कि मेरा अपना संघर्ष जो आपसे बीच रहने का, आपके बारे में जानने का और विधानसभा के विकास के बारे में जो मैंने अपने दिमाग में डायग्राम बना रखा है, अगर अवसर मिले तो मेरे ऊपर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर दिया, तो जो युवाओं के मन में जो परिकल्पना है कि मेरी राजनीति कैसी हो, मेरा विधानसभा का विकास कैसा हो, उसके रास्ते क्या हो, तो 100% उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और भ्रष्ट राजनीति से कोसों दूर मुझे पाएंगे। और मैं आज ही कहता हूं कि प्लेटफॉर्म मिलने के बाद बेईमानी का धब्बा तो आप कभी मेरे नहीं लगा पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं विधानसभा के सभी युवा साथियों से, हमारे बुजुर्ग जो हमारे अभिभावकगण हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपके बीच आऊं तो आप सब मेरी मदद करें और अपने विधानसभा में एक बड़ा परिवर्तन के लिए मेरी मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके कीमती समय को हम लिए। आप देख रहे थे अनुराग पॉइंट्स और आपने देखा डॉक्टर विजय राज जी की मंतव्य को। आपको ये हमारी चर्चाएं कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हर निर्णय आपके हाथ में है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उसका अवलोकन करके निश्चित ही आम जनता बेहतर करना चाहती है। और जनता जो निर्णय करती है वो जनता अपने हक में करती है और अपने समाज के विकास के लिए करती है। तो मैं अपने तरफ से अगर अपील करूं तो यही कहूंगा कि आप बेहतर की तलाश में रहिएगा। जो बेहतर दिखे उसका पूर्ण समर्थन करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।